चलिए आइए चैप्टर नंबर 6 करते हैं। ये डिसीजन मेकिंग का चैप्टर है। अभी हाल में इंस्टीट्यूट ने मैट जो अमेंड किया उसमें इसका नाम काट के चैप्टर 5 कर दिया। चैप्टर 5 सिलेबस से पुराना जो था वो रिमूव हो चुका है, जो कि था कॉस्टिंग इन स्पेसिफिक सेक्टर। तो याद है क्या? वो चैप्टर रिमूव हो चुका है, तो 6 बन गया अभी 5। ऑलराइट, सो इस चैप्टर के अंदर हम लोग जो पढ़ते हैं उसमें सीवीपी पढ़ते हैं, रेलिवेंट पढ़ते हैं, मेक और बाय पढ़ते हैं, की फैक्टर पढ़ते हैं, सब कॉन्ट्रैक्टिंग पढ़ते हैं, एक्सपोर्ट ऑफर्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं और लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं। ठीक है। और नॉर्मली मैं हमेशा क्या बोलता हूँ, आपको पॉइंट्स पे ध्यान देना है क्योंकि इंस्टीट्यूट विल ओनली चेक द पॉइंट्स। तो सीवीपी एनालिसिस देखो पूरा इंटरमीडिएट का ज्ञान है, तो अभी इसमें नहीं घुसेंगे कि आपको ये सब वर्किंग समझाएं, बीईपी क्या होता है, एमओएस क्या होता है, ये सब अभी आपको समझाने का कोई इंटरेस्ट नहीं है। ऑलराइट, इसमें एक इंडिफरेंस पॉइंट कैसे निकालते हैं ये थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। इट इज चेंज इन फिक्स कॉस्ट बाय चेंज इन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ये एक ऐसा सेल्स लेवल होता है जहां पर दो एक्टिविटी का टोटल कॉस्ट या टोटल प्रॉफिट सेम आता है। इंडिफरेंस पॉइंट से ज्यादा होने पर हाई फिक्स कॉस्ट ऑप्शन, इंडिफरेंस पॉइंट से कम होने पर लो फिक्स कॉस्ट ऑप्शन, और इक्वल टू इंडिफरेंस पॉइंट होने से एनी ऑप्शन। नेक्स्ट, शटडाउन पॉइंट आपको थोड़ा जानना चाहिए क्योंकि इससे अपने पास क्वेश्चन भी है। शटडाउन पॉइंट, इंडिफरेंस पॉइंट, ये जस्ट दैट वो आपका ऑफ सीजन या रिसेशन पीरियड में आदमी सोचता है कि उसके बिजनेस को एक बार शट डाउन कर दिया जाए टेम्पररीली या फिर कंटिन्यू रखा जाए। तो टेम्पररी शटडाउन और कंटिन्यू का डिसीजन है ये। इसको लेने के पहले नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स को ध्यान रखने पड़ते हैं, जैसे कि लेबर अवेलेबिलिटी, रिलेशन विद सप्लायर्स, एक्यूमुलेटेड इन्वेंट्री अगर जमा है तो गुडविल कैसा खराब तो नहीं हो जाएगा अगर बंद करके चल जाएंगे, कस्टमर लॉयल्टी पे इफेक्ट तो नहीं आ जाएगा, सिक्योरिटी इश्यूज है अगर तो बंद करके जाने से चोरी हो जाएगा, कंपटीशन प्रेशर है तो फिर आपको खुला रखना पड़ेगा, रीओपनिंग एसेल्स है तो आपको खुला रखना पड़ेगा, डिफिकल्टी इन रेगुलराइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि जब आप रीस्टार्ट करते हो तो आपको बहुत डिफिकल्टी होती है वापस नॉर्मलाइज होने में। शटडाउन पॉइंट कैसे आता है? इट इज टोटल फिक्स कॉस्ट ऑफ शटडाउन ऑप्शन एंड कंटिन्यू ऑप्शन का डिफरेंस विच इज चेंज इन फिक्स कॉस्ट। उस चेंज इन फिक्स कॉस्ट को अगर डिराइव करते हैं तो बन जाता है अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट माइनस एक्स्ट्रा शटडाउन कॉस्ट। डेरिवेशन यहाँ पे ऊपर में दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ऐसे ही इंडिफरेंस पॉइंट के जैसा ही है, जस्ट इंडिफरेंस पॉइंट में बोलते थे चेंज इन फिक्स कॉस्ट बाय चेंज इन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, यहाँ पे बोलते हैं अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट माइनस एक्स्ट्रा शटडाउन कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अगर आपका वॉल्यूम शटडाउन पॉइंट से ज़्यादा आता है तो हम लोग बोलते हैं कि कंटिन्यू करो, अगर आपका वॉल्यूम शटडाउन पॉइंट से कम आता है तो हम लोग बोलते हैं कि शटडाउन ही रहने दो। ठीक है, मेनी टाइम्स से शटडाउन पॉइंट निकालना पॉसिबल नहीं होता है, तो आपको नेट कॉस्ट ड्यूरिंग शटडाउन, जैसे कि टोटल फिक्स कॉस्ट में अनअवॉइडेबल, अवॉइडेबल, रीओपनिंग कॉस्ट को कंपेयर करना पड़ सकता है कि उस समय कितना कंट्रीब्यूशन आ रहा है। अगर शटडाउन के पीरियड में भी आप थोड़ा भी कंट्रीब्यूशन कमा पा रहे हैं, पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन आ रहा है, तो आपको शटडाउन नहीं करना चाहिए। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जिसमें अपने को बोल रहा है शटडाउन करें कि ना करें, बट शटडाउन पॉइंट निकालने का इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो उस समय आप बस देखते हैं कि शटडाउन पीरियड में कंट्रीब्यूशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर कंट्रीब्यूशन आ रहा है तो उसको कंटिन्यू करना है, अगर कंट्रीब्यूशन नहीं आ रहा है, लॉस ही हो रहा है, तो उसको कंटिन्यू नहीं करना है। और डिसीजन लेते समय नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स के बारे में भी आप कमेंट कर देंगे। तो शटडाउन पॉइंट के ऊपर गाइस हमारे पास दो क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है होटल निक्को करके, तो याद होगा उसमें एक चार्ट बना हुआ था, उस चार्ट से रीड करना था आपको, जो आरटीपी नवंबर 19 का क्वेश्चन है, फिर आरटीपी नवंबर 21 में भी आया था। और एक क्वेश्चन नंबर 4 है जो माइक्रो गार्ड इंडस्ट्रीज के नाम से है, माइक्रो गार्ड करके, ये आरटीपी में 21 में आया था। ठीक है, मैं आपको दिखा दूंगा क्वेश्चन सारे, बस एक बार आप लिख लो यहाँ पर। ये दो क्वेश्चन था जो शटडाउन पॉइंट से जुड़ा हुआ था। फिर आ जाओ बाकी ये सब, जैसे देखो जिसमें बल्ब जलाया हुआ, मतलब वो सब नॉलेज पर्पज के लिए है, ये गुड फॉर फर्स्ट टाइम रिवीजन है, बट अभी एग्जाम ओरिएंटेड रिवीजन में आप एकदम स्पेसिफिक चीज़ पे चले जाइए। जैसे सीवीपी एनालिसिस अंडर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग बोलता है कि टोटल फिक्स कॉस्ट में दो पार्ट होगा, एक अनएनालाइज फिक्स कॉस्ट होगा और एक एनालाइज फिक्स कॉस्ट होगा। एनालाइज फिक्स कॉस्ट मतलब एक्टिविटी वाइज फिक्स कॉस्ट होगा, एक्टिविटी का नाम दिया होगा, उसका रेट दिया होगा, उसका ड्राइवर दिया होगा, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे टोटल कॉस्ट आ जाएगा। प्लस एक और अनएनालाइज फिक्स कॉस्ट दिया होगा। अनएनालाइज फिक्स कॉस्ट का मतलब क्या है कि जो टोटल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट है उसको आपको दो पार्ट में तोड़ना था। एक पार्ट था आपका अनएनालाइज, दूसरा पार्ट था एनालाइज। बेसिकली सारा कोई एक्टिविटीज़ में तोड़ लेना था। अनएनालाइज वाला जो फिक्स कॉस्ट है वो रह गया कि आपने उसको नहीं तोड़ा।
उसका तोड़ने का वर्थ नहीं लगा। तो एनीवेज टोटल फिक्स कॉस्ट विल बी अनएनालाइज प्लस एनालाइज डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट करेंगे, ब्रेक इवन आ जाएगा। सो ब्रेक इवन के ऊपर भी 2 क्वेश्चन है ऐसे। क्वेश्चन नंबर 2 है अ कंपनी मैन्युफैक्चर या इसे मैट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 है बी लिमिटेड होलकर दिसंबर 21 का। और एक एक्सपर्ट रोडवेज का क्वेश्चन नंबर शायद 3 होगा, बट देख लेंगे। एक्सपर्ट रोडवेज है वो, उसमें ब्रेक इवन नहीं है, उसमें तो सिंपल प्रॉफिट स्टेटमेंट करना है। ठीक है, ऐसे ही मैट का क्वेश्चन है, वो आपका ऑपरेटिंग कॉस्टिंग टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, ये चार्ट ऐसे नॉलेज के लिए ही है। बल्ब जलाया हुआ बगल में देख सकते हैं। तो एक बार आइए मैं इंस्टीट्यूट में अब डीजीपी बुक में चलता हूँ, आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ सीवीपी एनालिसिस का। ये देखिए, ये होटल निको वाला क्वेश्चन है। तो होटल निको वाला क्वेश्चन में एक्चुअली यहाँ पर प्रॉफिट इम्प्रूवमेंट प्लान पूछा आपसे, बट इसमें 3 चीज़ दिखाना था। एक, प्रेजेंट प्रॉफिट आपका कितना आ रहा है, दूसरा निको शट डाउन कर दिया तो क्या कंट्रीब्यूशन आएगा, और तीसरा प्रपोजल ऑफ ओपनिंग इन इटालियन रेस्टोरेंट, उसका प्रॉफिटेबिलिटी क्या है। तो प्रेजेंट प्रॉफिटेबिलिटी 3319,200 है, और यहाँ पर शट डाउन करने के लिए जो कि वर्किंग है उसमें हम लोग सिर्फ देख रहे हैं कि देखो अगर हम शट डाउन कर देंगे तो मेरा इतना कंट्रीब्यूशन का लॉस हो जाएगा, इसलिए निको शुड नॉट क्लोज इट्स होटल ड्यूरिंग Q2 बिकॉज इट विल रिजल्ट इन द कंट्रीब्यूशन लॉस्ट। ठीक है, और प्रपोजल ऑफ ओपनिंग इन इटालियन रेस्टोरेंट के लिए मेन था यहाँ पे ये जो चार्ट दिया हुआ उसको रीड करना। एक्चुअली ओरिजिनली जो चार्ट था उसमें सब चेक बॉक्स बने हुए थे, तो वो हमने नहीं बनाया, हमने बस ऐसे रफली बना दिया। तो इससे क्या समझ में आता है कि जहाँ पे TR और TC इंटरसेक्ट कर रहा है ये ब्रेक इवन पॉइंट है। यहाँ पर आपका जैसे गैप देखेंगे आप 6,000 है, 7,500 है, और ये उसका आधा है, तो ये 8,250 है। ये कोई गेस नहीं कर पाता है, बट अगर आप मेजरमेंट करेंगे ना तो 6,000 है, 1,500, 7,500 है, और ये उसका आधा 8,250 है। तो 8,250 पे टोटल सेल्स, यहाँ पर टोटल सेल्स देखिए 30 मिलियन है, तो इससे सेलिंग प्राइस आपको पर रूम डे मिल जाएगा। ठीक है, फिक्स कॉस्ट आपको टोटल कॉस्ट में यहाँ पे जहाँ पे स्ट्रेट कॉस्ट है ये फिक्स कॉस्ट है जस्ट 12 मिलियन, और टोटल कॉस्ट आपको दिख रहा है देखो 25 मिलियन। टोटल कॉस्ट कितना दिख रहा है, 25 मिलियन दिख रहा है। तो टोटल कॉस्ट में से फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट हो गया 25 - 12 करके 13 मिलियन। 13 मिलियन बाई 8,250 करेंगे तो आपका वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा। तो ये 30 मिलियन डिवाइडेड बाई 8,250 और यहाँ पे 13 मिलियन डिवाइडेड बाई 8,250 करके वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा, इससे कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। ठीक है, कैसे निकाला वेरिएबल कॉस्ट समझ में आया। फिक्स कॉस्ट 12 मिलियन है, टोटल कॉस्ट 25 मिलियन है, तो 25 - 12 करने से वेरिएबल कॉस्ट 13 मिलियन आया। 13 मिलियन बाई 8,250 और यहाँ पर देखो सेलिंग प्राइस पर रूम पर डे में 30 मिलियन डिवाइडेड बाई 8,250 ऐसे करके आ गया कंट्रीब्यूशन। तो ये फिक्स कॉस्ट आ गया। अब ब्रेक इवन आप निकाल सकते हो, तो ब्रेक इवन निकाल के देखोगे 5,425 ही आएगा। और मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर आपको बता रहे हैं यहाँ पे ये 7,310, तो ये प्रेजेंट सेल्स है। तो प्रेजेंट सेल्स मतलब नए ये आप बोल सकते हैं ये टोटल सेल्स है। तो टोटल सेल्स अगर इतना आ रहा है तो उससे प्रॉफिटेबिलिटी निकाली जा सकती है। 7,310 रूम डेज की प्रॉफिटेबिलिटी आप निकाल देंगे और कंपेयर करेंगे प्रेजेंट प्रॉफिटेबिलिटी से, इसलिए प्रेजेंट प्रॉफिट निकाला गया। प्रेजेंट प्रॉफिटेबिलिटी से कंपेयर करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा। यहाँ पे यही सबका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, बट बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड तरीका से दिया हुआ है, सिंप्लीफाइड तरीका सबसे आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो ट्रेडिशनल और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के हिसाब से आपको वर्किंग पूछ रहा है, ब्रेक इवन निकालना है। तो इसमें सेलिंग प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट आपको दिया हुआ है, तो इससे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आराम से आ जाएगा और फिक्स कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड करोगे ब्रेक इवन आ जाएगा। सेकंड केस में एक्टिविटी बेस्ड सीवीपी एनालिसिस में देखिए कंट्रीब्यूशन तो सेम है, फिक्स कॉस्ट 8 लाख है और उसके नीचे और भी बोल दिया है, एक्टिविटी में एनालिसिस कर दिया है। ठीक है, फिक्स कॉस्ट दैट डू नॉट वेरी एज पर वॉल्यूम और एनी अदर कॉस्ट ड्राइवर, ये अनएनालाइज फिक्स कॉस्ट है 8 लाख। ठीक है, और एनालाइज फिक्स कॉस्ट नीचे में दिया हुआ है जिसको आप मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। 400 सेटअप और उसका कॉस्ट 500 करके
तो उसका कॉस्ट भी 2 लाख आ जाएगा। तो बेसिकली दोनों में फिक्स कॉस्ट टोटल सेम ही हो गया, 8 लाख प्लस 2 लाख हो गया, तो उसमें डायरेक्ट 10 लाख है। ठीक है। और इसमें क्या होता है ना, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में जाने का यही फायदा होता है कि आप एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट के ऊपर स्टडी करके उस कॉस्ट को और फर्दर कम कर सकते हो। तो बोल रहा है सेकंड केस में अगर हम उस कॉस्ट को कम किए तो हमारा नया ब्रेक इवन क्या होगा। तो फिक्स कॉस्ट आप देखिए पर मंथ थोड़ा सा कम कर दिया गया है, और उसके हिसाब से आपका सेकंड केस में ब्रेक इवन को रिवाइज कर दिया गया है। ऑलराइट। और यहाँ पे एक थ्योरी का क्वेश्चन है जिसको नॉर्मली हम लोग इग्नोर कर देते हैं, ये रेलेवेंट कॉस्टिंग के लाइट में लिखना है। व्हेन शुड लेबर कॉस्ट बी फैक्टर्ड इनटू कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ सेटअप। ये रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ लेबर हम लोग अभी थोड़ा सा आपको बताएंगे, उसके हिसाब से लिखना है। और दूसरा बोल रहा है हाउ कैन नंबर ऑफ सेटअप्स एंड कॉस्ट ऑफ ईच सेटअप इम्पैक्ट फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ मिलिंग मशीन। तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ लेबर में आपको याद होगा सिचुएशन होता था कॉस्ट ऑफ टेम्पररी लेबर, परमानेंट लेबर। तो टेम्पररी लेबर अगर हायर किया गया तो इंक्लूडेड होगा, परमानेंट लेबर है तो इनडायरेक्ट लेबर है तो इंक्लूडेड नहीं होगा, इट इज़ अ सम कॉस्ट। और उसके बाद परमानेंट लेबर यूज़ कर रहे हैं, अदरवाइज फुल्ली इंगेज्ड इन प्रोडक्शन प्रोसेस, तो उसको फ्री करके यूज़ करना हो तो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन लॉस्ट आपको लेना पड़ेगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। फिर बोल रहे हैं सेटअप और नंबर ऑफ सेटअप और कॉस्ट ऑफ ईच सेटअप का फ्लेक्सिबिलिटी पे क्या असर है। तो बस इसमें ये कमेंट लिखना है कि सेटअप रिड्यूसेस द प्रोडक्शन यूटिलिटी ऑफ द मशीन, लोअर द सेटअप कॉस्ट, हायर द फ्लेक्सिबिलिटी टू चेंज बैचेस प्रोड्यूस एट द मिलिंग मशीन टू कैटर एट टू ईच टाइप ऑफ साइकिल। मतलब जितना कम सेटअप कॉस्ट होगा उतना जल्दी जल्दी हम लोग बैच चेंज करके नया नया प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर पाएंगे। क्वेश्चन 3 में जो एक्सपर्ट रोडवेज था, ये ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का पैसेंजर ट्रांसपोर्ट का क्वेश्चन था। इसमें कुछ भी टेंशन नहीं है, जस्ट ये वाला लाइन का टेंशन है कि सीटिंग कैपेसिटी ऑफ बस एक्सक्लूडिंग ड्राइवर सीट इज 42। सीटिंग कैपेसिटी ऑफ बस एक्सक्लूडिंग ड्राइवर सीट इज 42। ठीक है। तो इसको लेकर जब आप पैसेंजर किलोमीटर निकालोगे, पैसेंजर किलोमीटर यहाँ पे दिया हुआ ही है, बट पैसेंजर किलोमीटर से डिवाइड करके आपको किलोमीटर निकालना होगा टू फाइंड आउट द फ्यूल कॉस्ट। तो उसको निकालने के समय एक्सक्लूडिंग ड्राइवर सीट वो 42 दिया हुआ है, और उसके बाद आपको यहाँ पे कितने ड्राइवर या अटेंडेंट है वैसा कुछ बताया हुआ है। 2 अटेंडेंट्स फॉर द ईच बस। तो 2 अटेंडेंट्स का सीट एक्सक्लूडिंग नहीं है, तो इसका मतलब पैसेंजर आपका नंबर ऑफ पैसेंजर आपका 40 ही जा सकता है। यही खाली ट्रिक है, 42 - 2, और ये 251 85,000 और 40 पैसेंजर और जितना भी यहाँ पे बाकी डिटेल्स दिया हुआ उससे किलोमीटर्स पहले डिराइव करना पड़ेगा। ये रहा यहाँ पे देखिए किलोमीटर्स डिराइव किया, उसके हिसाब से फ्यूल कॉस्ट आएगा, बाकी सारा कॉस्ट को जोड़ना है। और सेकेंड पार्ट में इन्फ्लेशन दिखाने बोल रहा है, और इन्फ्लेशन किस किस चीज़ में नहीं आएगा, रूट परमिट चार्जेस नॉट सब्जेक्ट टू इन्फ्लेशन। और एक है, आप देखना कौन सा कॉस्ट इसमें चेंज नहीं हुआ है, रूट परमिट चार्जेस और डेप्रिसिएशन। बाकी सब कॉस्ट में इन्फ्लेशन आ गया तो 8% से बढ़ गया। तो यहाँ पे जो भी कॉस्ट था उसको 8% से बढ़ा दिया, फिर सेकंड में भी 8% से बढ़ा दिया। ठीक है। फिर फोर्थ आ रहा है माइक्रो गार्ड इंडस्ट्रीज लिमिटेड का क्वेश्चन। इसमें वही आपको पूछ रहा है, देखो शटडाउन और कंटिन्यू के बारे में। तो इसमें शटडाउन पॉइंट निकालेंगे, क्वालिटेटिव फैक्टर्स के बारे में भी लिखना पड़ेगा, वो नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स, और मिनिमम नंबर ऑफ ये यूनिट्स का बात हो रहा है तो दैट इज द शटडाउन पॉइंट। तो यहाँ पर पहला पार्ट में कंपैरिजन टोटल प्रॉफिट पे कर दिया है। ठीक है। और सेकंड पार्ट में क्वालिटेटिव फैक्टर्स, गवर्नमेंट एडवाइजरी, कस्टमर रिलेशंस, सप्लायर रिलेशंस, एम्प्लॉई रिलेशंस, टाइमिंग ऑफ शटडाउन, वेदर डिसकंटिन्यूइंग अ सेगमेंट हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन सेल ऑफ अदर प्रोडक्ट्स। तो ये सब कुछ और भी नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स हैं जो आपको आंसर में हाईलाइट करना चाहिए। प्रेफर है कि आप यही वाला पॉइंट्स याद करो, और उसके बाद लास्ट में शटडाउन पॉइंट निकाल दिया गया है। ठीक है। और ये तो ब्रेक इवन पॉइंट का एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, ये इस बार अभी December 21 में है, तो इट हैज़ नो बेसिकली रिक्वायरमेंट ऑफ डिस्कशन। एक बार आप इसको स्टॉप करके वीडियो को ना, ये क्वेश्चन को एक बार अटेम्प्ट कर लीजिए, यहीं से देख के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। ऑलराइट। बेटर ऑल्टरनेटिव होता है वो जिसमें आपका ब्रेक इवन जल्दी आ जाए, लोअर ब्रेक इवन इज मोस्ट एडवाइजेबल।
तो आइए हम लोग वापस आगे बढ़ते हैं। ये मैंने सारा आपको बता दिया, सीवीपी एनालिसिस खत्म करा दिया। नेक्स्ट आते हैं हम लोग रेलिवेंट कॉस्टिंग में। ठीक है, तो रेलिवेंट कॉस्टिंग में देखो, अब रेलिवेंट कॉस्ट क्या होता है? इट इज़ बेसिकली द इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ एन ऑफर विच इज कंप्राइजिंग ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इररिलेवेंट कॉस्ट क्या होता है? इट इज द कॉस्ट दैट विल नॉट अफेक्ट योर डिसीजन, इट विल रिमेन सेम वेदर यू टेक अ डिसीजन और यू डोंट टेक अ डिसीजन। इट इज कंप्राइज्ड ऑफ सम कॉस्ट और अनअवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट और कमिटेड फिक्स कॉस्ट। डिसीजन मेकिंग के लिए 3 अप्रोच होते हैं प्रेजेंटेशन के लिए: टोटल कॉस्ट अप्रोच, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अप्रोच और इंक्रीमेंटल कॉस्ट अप्रोच। रेलिवेंट कॉस्टिंग का जो प्रेजेंटेशन है, याद रखना है, कॉस्ट टू बी इनकर्ड फॉर एन ऑफर एट कंट्रीब्यूशन लॉस लेस बेनिफिट्स अचीव्ड। फिर यूजेस ऑफ रेलिवेंट कॉस्टिंग में इवैल्यूएशन ऑफ ऑफर्स, मिनिमम प्राइस ऑफ एन ऑफर, मैक्सिमम प्राइस ऑफ एन ऑफर, ये 3 मेन यूजेस है। मेन ऑफर इवैल्यूएशन में रेलिवेंट कॉस्टिंग या वन टाइम डिसीजन में रेलिवेंट कॉस्टिंग सबसे ज़्यादा काम आता है। मिनिमम प्राइस ऑफ एन ऑफर कैसे निकालते हैं? इट्स जस्ट द एक्स्ट्रा कॉस्ट एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट विच इज कॉस्ट टू बी इनकर्ड प्लस कंट्रीब्यूशन लॉस्ट। बेसिकली इसको हम लोग बोलते हैं कि ऐसा प्राइस है जिसपे हमारा पोजीशन, नेट पोजीशन विदाउट ऑफर एंड विथ ऑफर सेम रहे। मैक्सिमम प्राइस ऑफ एन ऑफर कैसे निकालते हैं? इट इज बेसिकली the extra revenue that we are getting from an offer, extra benefits that we are getting from an offer. The idea is the same that हम लोग का पोजीशन विदाउट ऑफर विथ ऑफर सेम रहे, उसको ध्यान में रखते हुए हम कितना मैक्सिमम पे कर सकते हैं। मैक्सिमम में पे करने की बात है, मिनिमम में लेने की बात है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये सब नॉलेज के लिए था, जो कि हम लोग स्कैर्स रिसोर्सेज के लिए निकालते हैं। रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स पे आप ध्यान दीजिए। रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल में इस पूरा चार्ट को एकदम रट के जाएगा अच्छे से, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस भी बनते हैं एग्जाम के। तो रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल में अगर मटेरियल इन स्टॉक है और ऑर्डर्स प्लेस्ड है, तो उस समय रेलिवेंसी कैसे आएगा? उस समय रेलिवेंसी निकालने के लिए सिचुएशन देखना पड़ेगा कि वो रेगुलर यूज़ के लिए है कि नॉन मूविंग है कि टॉक्सिक है। रेगुलर यूज़ का मटेरियल है तो आपका कॉस्ट ऑफ ऑफर विल बी द परचेज कॉस्ट। अगर नॉन मूविंग है तो रेलिवेंट कॉस्ट वुड बी द contribution lost, opportunity cost भी आप बोल सकते हैं, which can come from sale of such material or it can come from substitute use of such material or it can come from some conversion to special product, उससे भी आ सकता है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ टू बी इनकर्ड, अगर रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ टू बी इनकर्ड का अगर हम बात करें तो टू बी इनकर्ड टू बी परचेज मटेरियल का बात करें तो जितना खर्चा लगेगा उतना। ठीक है, यहाँ पे पूरा मैंने बता दिया आपको। अगर तीनों ऑप्शन आपको सामने में दे दे नॉन मूविंग मटेरियल का, तो इन तीनों में जो सबसे हाईएस्ट बेनिफिट आपको दे रहा है वो ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलते हैं तो हम लोग मानते हैं कि हमारा जो मटेरियल है वो नॉन मूविंग नेचर का है और इन स्टॉक है। अगर कभी ऐसा भी हो कि कोई मटेरियल लॉट साइज में खरीदना पड़ता है, खुजरा नहीं मिलता है, तो उस समय 2 केस आता है कि क्या तो वो मटेरियल को आप ऑफर के बाद जो एक्स्ट्रा मटेरियल आएगा उसको डिस्कार्ड कर दोगे, उस समय रेलिवेंट कॉस्ट क्या होगा? कॉस्ट टू बी इनकर्ड माइनस जो एक्स्ट्रा मटेरियल है उससे जो स्क्रैप वैल्यू मिला वो माइनस कर देंगे। दूसरा केस हो सकता है कि वो एक्स्ट्रा मटेरियल आप टेक ओवर कर लोगे, आपके रेगुलर यूज में आ जाएगा, तो उस समय रेलिवेंट कॉस्ट कैसे आएगा? कॉस्ट टू बी इनकर्ड माइनस जो भी कॉस्ट आपका बच गया बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा मटेरियल, मतलब एक्स्ट्रा मटेरियल का कॉस्ट फिर माइनस करेंगे। अगर एक्स्ट्रा मटेरियल को डिस्कार्ड कर रहे हैं तो उसका स्क्रैप वैल्यू माइनस करेंगे, एक्स्ट्रा मटेरियल को टेक ओवर करें तो उसका जो कॉस्ट ऑफ परचेज था प्रोपोर्शनेटली माइनस कर देंगे। ठीक है, इसके ऊपर आपके पास एक क्वेश्चन है, आप अगर किए हुए तो होंगे ही, कलर पेंट्स के नाम से है। कलर पेंट्स ये आई से मैट में था, एग्जाम में तो अभी तक नहीं आया है, आप इसको एक बार नज़र से निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ लेबर। तो रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ लेबर में अगेन सिचुएशन है कि डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर है। डायरेक्ट लेबर है तो आपके पास एबंडेंट सप्लाई में है या फिर शॉर्ट सप्लाई में है। ठीक है, एबंडेंट सप्लाई में तो आप ऑफर के लिए जो हायर करोगे उसका जितना कॉस्ट लगेगा वही आपको लेना है। अगर शॉर्ट सप्लाई में है तो कॉस्ट टू बी इनकर्ड एट कंट्रीब्यूशन लॉस लेना है। और डायरेक्ट लेबर को अगर आप देख रहे क्वेश्चन बता रहे कि वो परमानेंट नेचर का है, उसका रिडंडेंसी नहीं किया जा सकता, उसका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट नहीं किया जा सकता, वो डिस्चार्ज नहीं किया जा सकता, तो वो इनडायरेक्ट लेबर में चला जाएगा।
तो इनडायरेक्ट लेबर की तरह उसका रेलिवेंसी देखना पड़ेगा। इनडायरेक्ट लेबर का अगर वो आइडल पड़ा हुआ है, मतलब आइडल टाइम है उसके पास, ऑफर करने के लिए अलग से उसको टाइम नहीं निकालना है, तो कॉस्ट टू बी इनकर्ड नील होगा क्योंकि उसका सैलरी कमिटेड है। और इनडायरेक्ट लेबर अगर बिजी है दूसरी जगह तो उसका कॉस्ट टू बी इनकर्ड कमिटेड है, कंट्रीब्यूशन लॉस्ट खाली लेना है क्योंकि बिजी वाला कहीं है तो वो काम को छोड़ के ऑफर का काम करेगा, तो सिर्फ कंट्रीब्यूशन लॉस लेना है। कभी कभी इनडायरेक्ट लेबर को अपने ओवर टाइम करने बोलते हैं, तो ओवर टाइम का जो एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगा वो आप ऑफर से रिकवर कर सकते हो। क्वेश्चन में कुछ नहीं बोले तो जो भी लेबर है वो डायरेक्ट लेबर है और वो सारा का सारा एबंडेंट सप्लाई में है। क्वेश्चन में कुछ नहीं बोले तो जो भी इनडायरेक्ट लेबर है वो सारा का सारा आइडल माना जाता है। फिर आ रहा है रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ ओवरहेड्स। वेरिएबल ओवरहेड होता है और फिक्स्ड ओवरहेड होता है। वेरिएबल ओवरहेड अगर पास्ट नेचर का है तो संक है, अगर फ्यूचर नेचर का है कि अभी तक लगा नहीं है फ्यूचर में लगेगा तो वो रेलिवेंट है। फिक्स्ड ओवरहेड अगर कमिटेड नेचर का है तो वो इररेलेवेंट है, कमिटेड कॉस्ट बोलकर। और अगर अवॉइडेबल नेचर का है कि ऑफर होगा तो लगेगा नहीं तो अवॉइड हो जाएगा तो वो फुल्ली रेलिवेंट है। क्वेश्चन में कुछ नहीं बोले तो फिक्स कॉस्ट हमेशा कमिटेड है और वेरिएबल कॉस्ट हमेशा फ्यूचर है यानी रेलिवेंट है। और फिक्स कॉस्ट कमिटेड पहचानने के लिए क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन रहता है, जैसे फिक्स्ड ओवरहेड रेट दिया हुआ है, परसेंट में दिया हुआ है, फिक्स्ड ओवरहेड एडेड बोल के दे दिया, फिक्स्ड ओवरहेड एलोकेटेड बोल के दे दिया। तो ये सब छोटा मोटा हिंट्स होता है जिससे आप पहचान सकते हैं कि फिक्स कॉस्ट कमिटेड है। वेरिएबल ओवरहेड कभी कभी दिया होता है वेरिंग विथ लेबर आवर्स, तो लेबर आवर्स हो सकता है अपने रेलिवेंसी जब देखने गए तो इररेलेवेंट हो गया, बट इसका मतलब ये नहीं कि फिर वेरिएबल ओवरहेड भी रेलिवेंट हो जाएगा। वेरिएबल ओवरहेड का कैलकुलेशन अगर लेबर आवर्स है तो लेबर आवर्स का रेलिवेंसी से कोई मतलब नहीं। हो सकता है लेबर आवर्स इनडायरेक्ट नेचर का हो गया और उस सैलरी कमिटेड है तो वो इररेलेवेंट हो गया, तो लेबर कॉस्ट का रेलिवेंसी जीरो हो गया। बट वेरिएबल ओवरहेड दिया हुआ 20% ऑफ लेबर कॉस्ट, तो जो लेबर कॉस्ट एक्चुअल होना चाहिए उसका 20% वेरिएबल ओवरहेड स्टिल रेलिवेंट आइटम होगा। फिर एक है रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। इसको बहुत बच्चे लोग जब अपने से पढ़ रहे होते हैं, मेरे से नहीं पढ़े होते, तो उसको मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं। डेप्रिसिएशन नहीं है, बेसिकली इट इज़ यूज ऑफ मशीन्स फॉर द ऑफर। तो वो मशीन अगर हमारे पास है, इन पोजीशन है, तो हम ऑफर के लिए देते समय ये देखेंगे कि वो मशीन हमारे काम में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर हमारे काम में आ रहा है तो हम अपना काम वाला मशीन तो आपको दे नहीं सकते, तो ऑफर के लिए नया मशीन लाएंगे और ऑफर ख़त्म होने के बाद मान लेंगे कि हमारे पास वो मशीन वापस काम आ जाएगा, तो जो भी उस समय उसका परचेज वैल्यू होगा उस परचेज वैल्यू पे हम उसको टेक ओवर करेंगे। तो परचेज कॉस्ट एट स्टार्ट माइनस परचेज कॉस्ट एट एंड ऑफ द ऑफर का डिफरेंस पे रेलिवेंसी आएगा। अगर वो मशीन हमारा पास समझो इन पोजीशन है और उसका कोई अदर यूज़ नहीं है, अगर वो मशीन हमारे पास इन पोजीशन है और समझो कि उसका कोई अदर यूज़ नहीं है, तो आपका रेलिवेंट कॉस्ट क्या होगा? रेलिवेंट कॉस्ट होगा जो कॉस्ट टू बी इन हमारे पास है और हमारे पास कोई और यूज़ नहीं है, तो हम लोग तो उस मशीन को क्या करने वाले थे? स्क्रैप करने वाले थे। तो अभी स्क्रैप नहीं करेंगे क्योंकि ऑफर में यूज़ आ जाएगा, बट ऑफर ख़त्म होगा तो उसके बाद उसको स्क्रैप करेंगे, तो डिफरेंस इन स्क्रैप वैल्यू आएगा, इन पोजीशन और काम का नहीं है तो। और उसी तरह से अब नेक्स्ट केस आता है कि अगर हमारे पास जो मशीन है वो खरीदना पड़ेगा, इन पोजीशन नहीं है, तो फिर ये सोचता है कि आफ्टर द ऑफर वो मशीन क्या काम आएगा। आफ्टर द ऑफर अगर उसका कोई काम नहीं आएगा तो रेलिवेंट कॉस्ट क्या होगा? परचेज कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू एट द एंड, बेच के आ जाएंगे। अगर आफ्टर द ऑफर हमको लगता है कि हमारे काम आ जाएगा तो फिर हम टेक ओवर कर लेंगे, तो परचेज कॉस्ट एट स्टार्ट माइनस परचेज कॉस्ट एट एंड हो जाएगा, यानी डिफरेंस इन परचेज कॉस्ट हो जाएगा। क्वेश्चन रिमेनिंग साइलेंट। मशीन के लिए क्या समझेंगे कि मशीन इज इन पोजिशन एंड इज आइडल। एंड इज आइडल का मतलब है कि आप उसका डिफरेंस इन स्क्रैप वैल्यू ले लेंगे। स्क्रैप वैल्यू यानी रीसेल वैल्यू, रीसेल वैल्यू अलग होता है और परचेज कॉस्ट एट एंड ऑफ द ऑफर अलग होता है, ध्यान रखना। रीसेल वैल्यू इज लाइक स्क्रैप वैल्यू, परचेज कॉस्ट एट द एंड ऑफ द ऑफर इज लाइक देन मार्केट वैल्यू। देन रेलिवेंट कॉस्टिंग में डिसीजन मेकिंग करते समय एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है नॉन फाइनेंशियल और एथिकल कंसिडरेशन। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट्स आपको एक बार ऐसे याद रखना है। वैसे हर क्वेश्चन का अपना ही कुछ पॉइंट्स का स्ट्रक्चर है। एक जैसे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स पे आप कमेंट कर सकते हैं, स्टाफ मोटिवेशन पे कमेंट कर सकते हैं, गवर्नमेंट रेगुलेशन, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट साइट, CSR, moral duties towards the stakeholders, good governance and compliances, ठीक है।
तो ये सब बहुत सारा पॉइंट्स है जो क्वेश्चन ओरिएंटेड भी अपना नया नया पैदा होके आएगा, जिसके हिसाब से आपको कमेंट्स करना पड़ता है। तो डीमेरिट्स ऑफ रेलिवेंट कॉस्टिंग भी एग्जाम में चला के पूछ लेता है कि ये आपका वन टाइम ऑफर के लिए ठीक है, बट आपका लॉन्ग टर्म कस्टमर्स के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें हम लोग अपना कमिटेड कॉस्ट तो रिकवर ही नहीं करें, बट वो कॉस्ट तो कॉस्ट है ना। और दूसरा पॉइंट है कि आपका इस पर्टिकुलर मेथड से प्राइसिंग करने से और कस्टमर को जिसको ऑफर दे रहे हो तो खुश हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए लोवेस्ट प्राइस आएगा, बट जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है उसको पता चलेगा तो वो डिससेटिस्फैक्शन शो करेगा। और तीसरा बात है कि ये मार्केट प्राइस और कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजीज को इग्नोर कर रहा है। चौथा है कि प्रॉफिट रिपोर्टिंग इस मेथड से सही नहीं आ रहा है, क्योंकि नॉर्मल अकाउंटिंग सिस्टम सारा कॉस्ट को लेके प्रॉफिट रिपोर्ट करता है। और अगर इस मेथड से आप प्राइस करते हो एग्जिस्टिंग ऑफर वाले कस्टमर को और बाद में फिर आप प्राइस बढ़ाओगे ना, तो आपका इवन न्यू कस्टमर भी गुस्सा हो जाएगा, आपके पास फिर दोबारा नहीं आएगा। तो ये वाला रिस्क जो है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट रिस्क है। कॉस्ट, फिर दूसरा चीज़ क्या है कि एक ऑफर आने से बहुत बार एक कॉस्ट बढ़ जाता है। कुछ कॉस्ट आप अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट बोलकर या फिर है ना कुछ लेबर वगैरह कॉस्ट बोलकर आप एक्स्ट्रा इनकर कर लेते हो। आप ये सोचते हो कि चलो ऑफर है तो साल भर ये कॉस्ट इनकर कर लेते हैं, एक नया मशीनरी ले आते हैं, भले ही आप उसका कॉस्ट ऑफर में चार्ज कर लिए, बट क्या होता है कि मेनी टाइम्स बिकॉज ऑफ आवर गुडविल एंड रेपुटेशन आफ्टर द ऑफर वी कांट रिड्यूस दैट कॉस्ट इमीडिएटली, वी कांट से नो टू एम्प्लॉय इमीडिएटली। हायर एंड फायर वाला रूल चल रहा है, बट वी कांट से नो टू देम। समटाइम्स सम फिक्स कॉस्ट दैट वी इनकर वी कांट अवॉइड इट इमीडिएटली, कि बस ऑफर खत्म और हटा दो, ऐसा नहीं हो पाता है। तो कॉस्ट रिड्यूस करना भी प्रॉब्लम हो जाता है। ये केस स्टडी डाइजेस्ट में एक जगह आया हुआ था, इसलिए ये पॉइंट भी मैंने लिखा हुआ है। फिर आ रहा है, जैसे अगर सेल और फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन के बारे में बात करें आपसे, तो उस समय सेल और फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन के बारे में बात करें तो उस समय अगर नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स या क्वालिटेटिव फैक्टर्स का कमेंट करना हो, एक इनपुट है उसको प्रोसेस करते फिनिश गुड्स बन जाता है, बट उसको फर्दर प्रोसेस करके एक नया फिनिश गुड्स बना रहे, तो फर्दर प्रोसेस करते समय हम लोग क्या क्वालिटेटिव फैक्टर्स का ध्यान रखेंगे? तो उसका जवाब है रिसोर्स अवेलेबिलिटी है कि नहीं, और इन्फ्लुएंस ऑन कस्टमर्स हु प्रेफर टू बाय दिस प्रोडक्ट इन द ओरिजिनल फॉर्म। ये पॉइंट लिखने को नहीं बनता है। और ये फर्दर प्रोसेसिंग का डिसीजन लेने के लिए इंक्रीमेंटल प्रॉफिट ड्यू टू फर्दर प्रोसेसिंग निकाल के देखते हैं। फिर क्वालिटेटिव फैक्टर्स इन कीप और ड्रॉप डिसीजन। कीप और ड्रॉप मतलब कोई एक प्रोडक्ट को कंटिन्यू करें कि डिसकंटिन्यू करें, उस समय कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट या फिर पर्टिकुलर डिवीजन के लिए भी उस समय ये सोचते हैं कि उसका एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ करना पड़ेगा, एम्प्लॉय मोरल पे क्या असर पड़ेगा, हमारे एम्प्लॉय के प्रति जिम्मेदारी है। दूसरा, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का जो सप्लायर था उनके साथ रिलेशन ख़राब हो जाएगा, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के जो कस्टमर्स थे वो टूट ही जाएंगे, तो जितने भी थे ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे अपने पास कई सारे क्वेश्चन थे कैंटीन के, प्लानिटेरियम के, अगर आपको याद हो तो वो सबके अपने अपने पॉइंट्स होते थे। कैंटीन वाला वो वायरलेस कैश मैनेजमेंट सिस्टम का, प्लानिटेरियम का एक एक्स्ट्रा शो जो स्कूल के लिए होस्ट कर रहा है, ऐसे कई सारे क्वेश्चन थे। उन सबको भी आपको एक बार नज़र से निकालना होगा और उसका नॉन फाइनेंशियल पॉइंट्स को देखना पड़ेगा। कैलकुलेशन इज़ नॉट दैट ट्रिकी ओवर देयर, जस्ट दैट उसका जो कमेंट्स है वो ज़रूर देखना। और जब भी आंसर करोगे तो एक्सप्लेनेशन में पूरा प्रॉपर लिखना पड़ेगा कि क्या रेलिवेंट है और क्या इरेलीवेंट है। ठीक है, क्या रेलिवेंट और क्या इरेलीवेंट है, और उसका एक्सप्लेनेशन भी आपको देना पड़ेगा। तो आइए मैं आपको मैट में दिखा देता हूँ। एक्चुअली इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो लिस्ट बनाएंगे तो क्वेश्चन का लिस्ट बनते रह जाएगा, इससे बेटर है कि आप यहाँ पे नज़र डाल लीजिए। जैसे ये हेल्थ मिनिस्ट्री को लेकर एक क्वेश्चन बनाया था इन लोगों ने, उसमें बोल रहा था कि हॉस्पिटल अपना इनकम बढ़ाने के लिए क्या क्या कर्मकांड कर रहा है। तो इम्पैक्ट ऑन कंसल्टेंट्स प्लान ऑन प्रॉफिट विच इज सिंपल टू कैलकुलेट, जस्ट कमेंट ऑन रिजल्ट एंड अदर फैक्टर दैट शुड बी केप्ट इन माइंड। इस चीज़ के ऊपर आपको थोड़ा ध्यान देना है, हर समय हर आंसर का कमेंट्स सेक्शन पे ध्यान देना है। तो फाइनेंशियली तो यहाँ पे 26 लाख का बेनिफिट है, बट नॉन फाइनेंशियल रीजन में सेकेंड साइड ऑफ द कॉइन कैन नॉट बी इग्नोर्ड। ह्यूमैनिटी वैल्यूज, बिजनेस एथिक्स है। Discharging patients before their full recovery will add discomfort and disruption in their lives which cannot be quantified into money. तो
इसका सीवियर कॉन्सिक्वेंसेज हो सकता है फॉर गेनिंग एक्स्ट्रा बेनिफिट, दे कैन नॉट प्ले विद द लाइफ ऑफ पेशेंट्स, इट वुड पुट अ क्वेश्चन मार्क ऑन बिजनेस एथिक्स ऑफ HHCL, इट वुड हर्ट प्रॉफिटेबिलिटी इन द लॉन्ग रन। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो वो लिखना है। फिर एक्सेल पॉलीमर्स का देखिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, तो मैं इसमें एकदम नहीं जाऊंगा, कैलकुलेट करना है मिनिमम प्राइस। तो अलग अलग आइटम दिया हुआ है, मटेरियल का दिया हुआ है, टॉक्सिक मटेरियल है, तो टॉक्सिक मटेरियल का मैंने बहुत समय रिपीट नहीं किया था। रेगुलर का क्या होता है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट, रिप्लेसमेंट कॉस्ट मतलब जो नया खरीदने का कॉस्ट है। नॉन रेगुलर मटेरियल इन स्टॉक होता है तो उसका क्या होता है, नॉन रेगुलर मटेरियल इन स्टॉक होता है तो उसका क्या होता है, benefits lost, and benefits lost is higher of your resale value, higher of your substitute value, higher of any contribution that you can earn by converting that into another product। और तीसरा था टॉक्सिक मटेरियल है, तो टॉक्सिक मटेरियल है तो हम उसको इमीडिएटली सेल ऑफ कर रहे होते हैं, तो अगर हम ऑफर में उसको दे देंगे तो वो सेल नहीं करेंगे, तो इट विल बी कॉस्ट सेव्ड, कॉस्ट सेव्ड, इट्स बेसिकली अ बेनिफिट इफ यू आर यूजिंग टॉक्सिक मटेरियल फॉर द ऑफर। तो रॉ मटेरियल X1 बोल रहा है हाईली टॉक्सिक है, ठीक है। एक एग्जांपल के लिए खाली ये वाला दिखा रहे हैं, पॉलीमर्स परचेज R1 2 weeks ago for 7,500 फॉर अ जॉब, R1 currently in stock in excess from that job and Excel Polymers had been planning to dispose of it, और उसका कॉस्ट था 1250। करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ R1 इज 6000। तो करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट इनकर ही नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हमारे पास स्टॉक में है। तो डिस्पोज करे तो उसका कॉस्ट लगता है, टॉक्सिक को डिस्पोज करने का कॉस्ट लगता है, नॉन टॉक्सिक को डिस्पोज कर दे ना रुपया मिलता है, इसको डिस्पोज करने का कॉस्ट लगता है। तो 1250 आप माइनस कर दोगे यहाँ पे, यू विल सब्ट्रैक्ट 1250 फ्रॉम ईयर, ठीक है, मतलब कॉस्ट में इसको माइनस कर लोगे, बाकी सब आप अपने से करते रहिए। नेक्स्ट आ रहा है डिसकंटिन्यू कंटिन्यू वाला बात है, रवि लिमिटेड वाला, कीप और ड्रॉप वाला बात है। तो कोई भी डिवीजन, जैसे अगर यहाँ पे बोल रहे हैं सी को बंद करना है, तो सी से कमाई जब तक आ रहा है तो चालू रखना है। डिवीजन सी बंद करने से अगर डिसकंटिन्यू करेंगे ना, तो ऐसा नहीं कि उसका फिक्स कॉस्ट डिसकंटिन्यू हो जाएगा। इफ डिसकंटिन्यूड, जो उसका फिक्स कॉस्ट है वो कंटिन्यू होगा, ठीक है, फिक्स कॉस्ट विल कंटिन्यू। तो इस चीज़ को बड़ा ध्यान रख के करना पड़ता है। आप बस ऐसे अपेरेंटली मत देखो कि अरे यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है। तो खैर यहाँ पे एक और चीज़ है कि अगर एक्सेप्शन है इसका, कि अगर आपका कोई अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट है, स्पेसिफिक फिक्स कॉस्ट है या अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट है, तो वो आपका डिसकंटिन्यू करने के साथ डिसकंटिन्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखो स्पेसिफिक अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट है, इसका मतलब है डिवीजन सी बंद होगा तो ये फिक्स कॉस्ट हट जाएगा। बट इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि डिवीजन सी रहने से हम लोग को ना वॉल्यूम मिलता है, और उस वॉल्यूम के कारण जो हमारा वेरिएबल कॉस्ट है ए और बी का, वो 90% पे है, तो उस पर हम लोग को सेविंग्स हो रहा है। कितना रुपए का सेविंग्स हो रहा है, ये 90% अगर ए बी का, तो अगर सी हट जाएगा तो 100% पे चल जाएगा, तो ये 23 लाख भग जाएगा। इसको डिवाइड बाय 90% करोगे तो 23 लाख हो जाएगा, तो मतलब आपका डिफरेंस आ जाएगा 2,30,000। तो 2,30,000 बच रहा है सी के कारण, और सी में हम लोग को स्पेसिफिक फिक्स कॉस्ट माइनस करके लॉस हो रहा है 172। तो एनीवे हम लोग का नेट गेन कितने का वो हम लोग को समझ में आ जाना चाहिए, तो सी तो कंटिन्यू होना चाहिए। हाउएवर आपको डिसकंटिन्यू करने के समय और भी कई सारी बातें बोलनी होती है, एम्प्लॉई का ले ऑफ होगा तो क्या होगा, है ना, कस्टमर रिलेशन, सप्लायर रिलेशन, वो सब का भी बात सोचना पड़ता है। हालांकि यहाँ पे हम लोग एडवाइस वो कर ही नहीं रहे, तो ये बात लिखने की दरकार ही नहीं है। फिर आपका ये स्टार लिमिटेड का क्वेश्चन है, ये तो पूरा नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशन पे है, तो अगर आपने इसका मार्किंग किया हुआ तो बस इसका यहाँ पे जो जो पॉइंट्स है वही मैंने आपको बताया था। देखो इन्वायरमेंटल फैक्टर है, स्टाफ मोटिवेशन है, गवर्नमेंट रेगुलेशंस है, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज है, ये सब पॉइंट्स आपको मैंने लिख के दिया था, तो इसमें से जितना याद रहे। और इश्यूज इन फाइनेंशियल स्टडी, पेमेंट टू लेबर एंड एथिक्स, इसमें क्या है ना, बहुत अच्छे से आंसर लिखा हुआ है कि इशू क्या है, इम्पैक्ट क्या है और रिकमेंडेशन क्या है ना। इशू क्या है, इम्पैक्ट क्या है और रिकमेंडेशन क्या है, आप ये तीनों चीज को देखिएगा, इम्पैक्ट क्या है, रिकमेंडेशन क्या है। अगर आपका प्रिपेयर किया हुआ है तो आप इसको जरूर देख लीजिएगा, अभी मैं एक एक में तो नहीं घुसूंगा। नेक्स्ट आ रहा है ये कैंटीन वाला जो क्वेश्चन था, ये 2-3 बार एग्जाम में आ चुका है, इसका मतलब फिर आ सकता है, ऐसा मत सोचना कि नहीं आएगा। इसमें नॉन फाइनेंशियल पॉइंट्स जो लिखा हुआ है ना, उसको देखना।
कि वायरलेस सिस्टम रिजिड हो सकता है और क्लर्क रहने से फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी। और रिजिड कैसा, एक एग्जांपल जैसे कि स्टूडेंट फॉरगेट कर गया कार्ड और या कभी उसके पास कैश नहीं है तो वायरलेस सिस्टम तो काम नहीं करेगा। तो इसीलिए फ्लेक्सिबिलिटी ऐड करने के लिए ह्यूमन एस्पेक्ट का ज़रूरी है। फिर ये कलर पेंट्स लिमिटेड मैंने आपको बोला था, ये क्वेश्चन को एक बार आप अपने से अटेम्प्ट करके देख लीजिए। इससे क्या होगा, मटेरियल कॉस्टिंग का कंसेप्ट आपको आता है कि नहीं, एक बार रिकैप्चुलेट हो जाएगा। और बहुत कॉन्फिडेंस है आप में तो फिर छोड़ दीजिएगा, हल्का सा डाउट है कि नहीं एक बार ध्यान नहीं है तो देख लीजिएगा। इसका जब आंसर एग्जाम में लिखेंगे तो ध्यान रखिएगा कि हर एक का लॉजिक देना है। लॉजिक मतलब कि क्यों रेलिवेंट और क्यों इरेलीवेंट है। खाली आंसर लिख के आओगे मार्क्स नहीं मिलेगा। इसमें मैंने यहाँ पे ना आंसर को थोड़ा सा मॉडिफाई किया हुआ है, जबकि इंस्टीट्यूट का आंसर 7,700 दिया हुआ है। मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, क्योंकि ये टेक्निकली 7,700 सही नहीं है। अगर आप इंस्टीट्यूट को फॉलो करना चाहते हो 7,700 लेके आंसर करिएगा। आदित्य ग्रुप वाला जो क्वेश्चन है इसमें बहुत अच्छा स्टोरी लाइन बनाया हुआ है। अभी तो इतना पूरा पढ़ के करने का पहली बार कोई मतलब नहीं है, किया हुआ हो गई आपका। इसमें जो रेलिवेंट कॉस्ट का वर्किंग्स था बहुत आसान सा था, उसमें कुछ भी मतलब टेंशन वाली बात नहीं है। इसमें सेकंड जैसे रिक्वायर्ड में 2 प्रॉब्लम्स दैट कैन अराइज एज अ रिजल्ट ऑफ सेटिंग प्राइसेस यूजिंग रेलिवेंट कॉस्टिंग, अभी बात की थे। प्रॉफिट रिपोर्टिंग में इशू हो सकता है और फिर इंक्रीजिंग प्राइस लेटर ऑन उसमें प्रॉब्लम आ सकता है। ये देखो प्रॉफिट रिपोर्टिंग, बाद में प्राइस अगर आप बढ़ा दोगे तो कोई कस्टमर नाराज हो जाएगा। इसमें मेरा खाली एक ही रिकमेंडेशन है कि आप पार्ट 3 का आंसर जरूर पढ़ लेना, ये थोड़ा यूनिक है कि किस तरह से क्वालिटी कॉस्ट को हमने कनेक्ट किया हुआ है विथ योर वैल्यू चेन। तो ये कमेंट थोड़ा सा यूनिक है, इसके ऊपर एक बार नज़र आपका चल जाना चाहिए। प्लेनेटेरियम वाला क्वेश्चन है, उसमें अगेन कि कॉस्ट तो निकालना बहुत आसान है, बट अदर फैक्टर्स को ध्यान दीजिएगा कि सोविनियर है क्या, तो फ्यूचर रेवेन्यू पे क्या असर होगा, तो कोई और कॉस्ट है क्या ओवर टाइम वगैरह का, और फिर एजुकेशनल मिशन के लिए भी आप काम कर सकते हो। फिर एक गोल्डन पैसिफिक एयरलाइंस का क्वेश्चन है, उसमें एकदम सिंपल आपको रेलिवेंट कॉस्ट और इनकम लेकर नेट इनकम निकाल के देखना है। तो इसमें कोई एनालिसिस नहीं है, बहुत सिंपल सा है। ये सब थ्योरी जो लिखा हो उसका कोई वैल्यू नहीं है। जस्ट दैट आप कोई भी चीज़ इरेलीवेंट लिखोगे तो आपको आंसर में लिखना पड़ेगा कि वो इरेलीवेंट क्यों है। सन केमिकल्स का भी इजी क्वेश्चन है, मिनिमम प्राइस, रीजंस फॉर इंक्लूजन और एक्सक्लूजन, ये तो चला के बोल दिया तो जेन्युइनिटी हो गया क्वेश्चन का। और प्राइसिंग पॉलिसी टू बी फॉलोड इन परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन की प्राइसिंग पॉलिसी होती है पेनिट्रेशन या गोइंग रेट, ठीक है, इसे गोइंग रेट प्राइसिंग मेथड यहाँ पे बोला हुआ है। फिर ये नटी बाइट्स का था जिसमें एलर्जी, पीनट एलर्जी वाला बात था, तो उन लोग को क्यों ये इशू एड्रेस करना चाहिए, वही एथिक्स और पोटेंशियल बेनिफिट्स क्या आएगा और एवेन्यूज अवेलेबल क्या है टू एड्रेस द इशू, इवेल्युएट द बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स ऑफ दिस रिकमेंडेड सॉल्यूशंस। ये पूरा केस स्टडी ओरिएंटेड है, पढ़ा हुआ ही होगा आपका। तो एक एथिक्स या मॉरल ड्यूटी ऑफ केयर के लिए आपको ये इशू एड्रेस करना चाहिए, और एड्रेस करने से ये सब पॉइंट्स आप थोड़ा सा देख लेंगे कैसे एड्रेस कर सकते हैं। क्लियर वार्निंग और सेग्रीगेट एरियाज, थॉरोली क्लीन्ड एंड स्टोरेज शुड बी वेल क्लीन्ड, इन्वेस्ट इन फार्मा। और इसको भी सक्सेसफुल बनाने के लिए आपको कांस्टेंट रिव्यू करते रहना पड़ेगा फ्यूचर लिटिगेशन से बचने के लिए, क्योंकि कोई भी चीज़ खाली ये नहीं है कि बस इम्प्लीमेंट करने से हो जाएगा। फिर ये स्प्रिंटर स्पोर्ट्स वियर है, ये चाइल्ड लेबर के ऊपर एक मुद्दा उठा रहा है जिसमें उसको इशू एड्रेस करना चाहिए, ठीक है। तो ये चाइल्ड लेबर लोग के लिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि दे हैव राइट टू एजुकेशन रादर देन दे शुड नॉट वर्क। और स्प्रिंटर अपने सप्लायर के साथ अपना कोड ऑफ कंडक्ट ऑडिट टीम बना सकता है और वो भी लिस्ट डाउन कर सकता है अपने वेबसाइट वगैरह पे, जिससे कि सबका नज़र भी रहे। इंटू कंपनी का जो क्वेश्चन है वो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, इस पर हम नहीं जा रहे हैं। और फिर आपका इंटू कंपनी में क्या है ना, एक्सपोर्ट की बात हो रही है, ठीक है, एक्सपोर्ट की बात हो रही है। तो एक्सपोर्ट के समय ना कुछ प्राइम इंपॉर्टेंस होते हैं कुछ कमेंट्स के, स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस, बायर क्रेडिट वर्दिनेस, इंडस्ट्री एनालिसिस और एडिशनल टर्म्स। ये सब पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। ये पॉइंट्स पे नज़र नहीं पड़ता है जनरली आपका, आप बोलते हैं ठीक है चलो कैलकुलेशन तो कर लेंगे, बट ये 4 पॉइंट आपको ध्यान रखना है।
फिर आ रहा है नेक्स्ट, यहाँ पे कंपनी था ऑटोमेशन लिमिटेड का जो अपना बहुत ही प्रॉफिटेबल क्लाइंट को छोड़ दिया। तो रीज़न बिहाइंड ड्रॉपिंग ऑफ क्लाइंट इज हम लोग का एम्प्लॉई रिटेंशन। अगर एम्प्लॉई रह जाएगा तो हमको दूसरा क्लाइंट मिल जाएगा, ये सोच के हम छोड़ दिए। फिर क्वालिटेटिव फैक्टर्स फॉर आउटसोर्सिंग एंड मेक और बाय डिसीजन, तो ये हम लोग पढ़े नहीं है अभी तक, बट एक सिंपल सा चीज़ है कि भाई आउटसोर्स करने जाओगे तो सामने वाला का क्वालिटी, सामने वाला का टाइमली डिलीवरी होगा कि नहीं, फिर हमारा एम्प्लॉयज़ जिसको हम ले ऑफ करेंगे उसका क्या होगा। ठीक है, तो ये सब पॉइंट्स आप बहुत सारे ऐसे, तो ये सब पॉइंट्स एक बार आप फिर नज़र से निकाल लेना। कॉन्फिडेंशियलिटी, मोरल ऑफ रिमेनिंग एम्प्लॉयज़, ठीक है, रिलायबिलिटी ऑफ सप्लायर्स। फिर नेक्स्ट आ रहा है आपका एबीसी लिमिटेड केमिकल स्पेशलाइजेज इन मैन्युफैक्चर ऑफ केमिकल इंटरमीडियरीज, इट इज़ अ पब्लिक लिस्टेड कंपनी। ये क्वेश्चन है, इसमें दिखने से ऐसा लग रहा है कि कोई लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन है, बट इसमें मुद्दा एक्चुअली उठाया है वही नॉन फाइनेंशियल का, कि यहाँ पे बिजनेस एथिक्स को लोग फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ओवरऑल बिजनेस एथिक्स के लिए बोल रहे हैं ना, जुगाड़ वगैरह नहीं लगाना चाहिए। इन्वेस्टर्स इन शेयर मार्केट स्टे अवे फ्रॉम दैट कंपनी जो पेनल्टी या फिर कंप्लेंट वगैरह फेस कर रहा है, और फ्यूचर में भी गवर्नमेंट अप्रूवल्स लेने में दिक्कत आ जाएगा। तो मे बी एबीसी वुड बी एबल टू अर्न प्रॉफिट ड्यू टू दिस प्लान in short run, but it will tarnish the image of ABC Limited, which would hurt profitability in the long run. Next, Zyna Private Limited, आपको बता रहा है Zyna Private Limited is a manufacturing company of electrical component। ठीक है, तो ये भी एक इजी सा क्वेश्चन, आप इसको देख लीजिएगा, इसमें अगर आपका नहीं किया हुआ है तो इट्स एन ईजी क्वेश्चन। प्रॉफिट और लॉस विथ और विदाउट स्ट्राइक है। इसमें मेन है यहाँ पे ये जो वर्किंग है इसको थोड़ा देखना पड़ेगा। अगर आपने पहले नहीं किया हुआ है, फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो थोड़ा दिक्कत होगा, बट अगर पहले किया हुआ है तो ये वाला वर्किंग थोड़ा सा देखना है। पार्ट 2 और 3 बहुत आसान है, वेरी इजी। मतलब ये वाला सम है जिसका मैं बोल रहा हूँ कैलकुलेशन एक बार देख लेना। विथ स्ट्राइक और विदाउट स्ट्राइक में ना, वो मेनली सेल्स और ये एक दो वर्किंग है यहाँ पर। ये लेबर कॉस्ट कैसे निकाल रहा है, मेन सेल्स और लेबर कॉस्ट कैसे निकाल रहा है, ये वाला लेबर कॉस्ट अभी ऐसे देख के नहीं समझ में आएगा, ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करके देखना पड़ेगा आपको अगर नहीं किया हुआ है तो। इसमें सेल्स और लेबर कॉस्ट पे थोड़ा सा ध्यान देके करने का है, ठीक है, सेल्स और लेबर कॉस्ट। फिर वो कैंटीन वाला क्वेश्चन आ गया वापस, वही रिजिड और हार्ड टू क्वांटिफाई वाला नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स है, और उसमें स्कूल कैंटीन था और इसमें शायद ऑफिस कैंटीन है, बस यही फ़र्क है। इसमें एक और पॉइंट बोल दिया था, नेचर एंड टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन केस ऑफ दोज 3 सुपरवाइजर हु विल बी लेड ऑफ एंड लीगल इम्प्लीकेशन फॉर दिस। और इसमें एक और था, स्मार्ट कार्ड में ना एम्प्लॉई लोग को एडवांस पेमेंट करना पड़ेगा, तो इसलिए एम्प्लॉय लोग को आप पॉकेट हर्ट करेगा, तो इसलिए वो लोग शायद वो ऑप्शन को अवेल नहीं भी कर सकता है। तो 3 ऑप्शन हो गया, 1 2 3। इसमें 3 नॉन फाइनेंशियल पॉइंट दिया हुआ था, स्कूल कैंटीन में सिर्फ एक ही पॉइंट दिया हुआ था। आप 3 लिख सकते हो एग्जाम में डिपेंडिंग अपॉन द मार्क्स। फिर आपका ये वाला जो क्वेश्चन है, एटीन नंबर, इसमें कैलकुलेशन था अलग अलग टाइप ऑफ सर्विसेज का, और वो प्रॉफिट निकालना इजी था। 3 टाइप ऑफ सर्विस है यहाँ पर, उसका प्रॉफिट निकालना था, तो इजी था, कोई कमेंट वमेंट नहीं है। अगर आपका किया हुआ है तो उसमें वापस कुछ देखने का बनता नहीं है, ठीक है। फिर आ रहा है फेलिसिटी लिमिटेड, इसका भी कैलकुलेशन एकदम ईजी है, आई विल से एकदम ईजी, मैं मार्क ही नहीं कर रहा हूँ, मतलब ईजी है, ठीक है। ये एकदम ईजी क्वेश्चन है मुहूर्त वाला, और ये भी एक ईजी क्वेश्चन है फेलिसिटी वाला। अब जैसे क्या होता है, मैं इजी बोल रहा हूँ, मतलब ये नहीं कि एकदम नहीं किया हुआ तो भी आपसे सही हो जाएगा। एग्जाम में कहीं ना कहीं कोई वर्ड पे माथा घूम सकता है, अगर एक बार किया हुआ है तो दोबारा अभी लास्ट मोमेंट पे देखने का भी दरकार नहीं है, मैं ये बोल रहा हूँ। अगर आपने मार्क किया हुआ है कि इसमें कोई पर्टिकुलर चीज़ था कि जहाँ पे आपका मिस्टेक हुआ था, तो बस आप उसको नज़र डाल लेना, ठीक है। आपका कहाँ पे मिस्टेक हुआ था उस पर नज़र डाल लेना। जैसे मुझे लगता है कि इसमें
ये 18 लाख माइनस 2.7 लाख कस्टमर्स आपको करना है, इसमें मिस्टेक हो जाता है। 18 लाख प्लस 1.8 कस्टमर्स करना है, मेरे को लगता है इसमें मिस्टेक हो जाता है। अगर आपका कोई मार्क किया हुआ है और आपको ध्यान है कि कहाँ पे गड़बड़ हो सकता है मेरा, तो बस उसी पे आप ध्यान दीजिए, बाकी इस क्वेश्चन को करना नहीं है। और वैसे ही सेम इज़ 19 नंबर, अगर जैसे अब किया वही नहीं है 19 नंबर, आज आपने अभी तक फर्स्ट टाइम देखा मेरे साथ, आरटीपी नवंबर 21 आप छुए ही नहीं, तो भाई आपको एक बार कैलकुलेटर में घटाघट कर लेना चाहिए। अब उतना टाइम आपके पास अभी नहीं है, तो जय सिया राम, भगवान देखेगा आपको और क्या करेगा। टाइम नहीं है तो प्रिपरेशन तो पूरा करके एग्ज़ाम में जाना चाहिए ना। फिर ये केस स्टडी डाइजेस्ट का क्वेश्चन है, उसमें आर्टिफैक्ट 1-2 को लेकर मेन था कमेंट्स। इसका प्रॉफिट मार्जिन फिर भी इजीली कैलकुलेटेबल था, जो यूनिट्स है इनटू बस आपको नेट मार्जिन करना था। मेन था कमेंट कि हम लोग टू प्रोमोट आर्टिफैक्ट 1 हम लोग कॉम्बो ऑफर निकाल सकते हैं, हम लोग रीनेगोशिएट करेंगे ऑन रेंटल कॉस्ट। ये जो मेन कमेंट था वो इम्पॉर्टेंट था। डिसकंटिन्यूएशन फॉर आर्टिफैक्ट 1 शुड बी डन ओनली फॉर टेम्पररी पीरियड, ये कमेंट आपको लिखना है अच्छे से। नेक्स्ट है केस स्टडी डाइजेस्ट का ही ये प्राइसिंग वाला क्वेश्चन था। इसमें कैलकुलेशन करके आइडियल प्राइस निकालना था। मेन इसमें अगेन कमेंट था कि कन्विंस कैसे करोगे, तो एक लाइन 1 का प्रोडक्ट है, एक लाइन 2 का प्रोडक्ट है। मैं कन्विंस करने के लिए बहुत अच्छा लॉजिक था कि लाइन 1 का लाइफ 1.5 टाइम्स ऑफ सॉरी लाइफ लाइन ऑफ टू प्रोडक्ट इज 1.5 टाइम्स ऑफ लाइन 1। तो अगर लाइन 1 का प्राइस 180 है तो 1.5 गुना लाइफ के लिए 270 तो दिया ही जा सकता है, बट हम लोग 260 मांग रहे हैं, तो इससे हम कन्विंस करेंगे। ऐसा लॉजिक जो यहाँ पे दिया होता वो बहुत अच्छा ज़्यादा। फिर रीजंस टू बी मेंशन टू द मैनेजमेंट ऑन व्हाई द प्राइस टू बी सो कोटेड इज एक्सेप्टेबल। तो एक तो कस्टमर को कन्विंस करना और एक दूसरा मैनेजमेंट को कन्विंस करना है। तो मैनेजमेंट को कन्विंस करना है इंक्रीमेंटल इनकम दिखा के कि भाई आपको ये कस्टमर को एक्सेप्ट करके देखो, प्राइस कम करके भी इंक्रीमेंटली क्या फ़ायदा हो रहा है। कस्टमर वो लाइफ के हिसाब से कन्विंस होगा और मैनेजमेंट आपका प्रॉफिट के हिसाब से कन्विंस होगा। यहाँ पे प्रॉफिट, यहाँ पे लाइफ। फिर recommend a strategy in consultation with sales manager to make up for the fixed overhead and loss of profit due to reduction in price for the existing customer for line 2 for subsequent years। तो इसमें पार्ट 3 में यहाँ पे बोल रहा है company should be saddled with 6.2 lakhs and a loss of contribution of 4 lakh due to sale of line 2 product। A price once reduced cannot be increased easily। टू मेकअप फॉर दिस सेल्स इट शुड एटलीस्ट, यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग वर्किंग था स्ट्रेटेजी के लिए, एटलीस्ट 15,000 kg लाइन 1 प्रोडक्ट का बेचो। मतलब आप दूसरा का अगर प्राइस कम करके ना कॉस्ट बढ़ा लियो तो पहला वाला का ज़्यादा बेचना पड़ेगा। तो ये बहुत यूनिक था यहाँ पर, इसलिए मैं आपको मार्किंग करके बता रहा हूँ। ठीक है। Also arrive at the price new customer which it does not make below which it does not make any financial sense to quote। तो उसके लिए मिनिमम प्राइस का वर्किंग है, वो सिंपल है। अगर आपने क्वेश्चन किया हुआ है तो दैट्स अ सिंपल थिंग। यहाँ पे मुझे लगता है वो सेल्स मैनेजर के साथ स्ट्रेटजी जो बनाने बोला, उसमें क्या था, लाइन 1 को सेल करो। लाइन 1 सेल्स टू बी इंक्रीज्ड। ठीक है, लाइन 1 सेल्स टू बी इंक्रीज्ड। और यहाँ पर आपका खाली वर्किंग है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिनेरियो 2 में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो 12 रुपया पर केजी से अगर प्राइस मटेरियल कॉस्ट बढ़ा तो 12 रुपया पर केजी से प्राइस बढ़ा तो खत्म। फिर ये हॉस्पिटल वाला क्वेश्चन है। हॉस्पिटल में एक कैंटीन चल रहा था, उस कैंटीन को लोग आउटसोर्स करना चाह रहा है, तो उसका इनकम कैलकुलेशन इज़ नॉट अ बिग डील, बट उसमें कमेंट्स को आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, क्वालिटेटिव फैक्टर्स का पार्ट सी देखोगे कि एम्प्लॉय को रिट्रेंच कर रहे हैं हम लोग प्राइस इंक्रीज कर रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट हो सकता है पॉकेट पे। फिर रेसिडेंट डॉक्टर्स एंड रेसिडेंट स्टाफ का ईटिंग अगर गड़बड़ होगा तो वो लोग का सर्विस गड़बड़ हो जाएगा। फिर 2 नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स क्या ध्यान देना है,
उसके ऊपर बात हो रही है, तो वो क्वालिटी, प्राइस, स्टाफ, लीगल इम्प्लीकेशंस, तो ये सब नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स आपको याद रखने हैं। फिर ये लॉन्ड्री सर्विस को लेकर है, जिसमें अगेन बोल रहा है कि प्राइस क्या होना चाहिए, और स्पेशल ऑर्डर डिसीजन डील विथ एक्सेस सप्लाई और एक्सेस डिमांड, और वेदर सच स्पेशल ऑर्डर टू बी एक्सेप्टेड ऑन रश बेसिस। तो यहाँ पर ये प्राइस क्या होना चाहिए वो फिर भी वर्केबल है, और सच स्पेशल ऑर्डर से क्या फ़ायदा होता है वो कमेंट्स को खाली आप देखिएगा, और यहाँ पर कमेंट्स ही मेन है मेरे हिसाब से, जो नॉर्मली आप केस स्टडी है जिसका छोटा सा क्वेश्चन में नहीं लिख पाते। डज स्पेशल ऑर्डर डिसीजन डील विथ एक्सेस सप्लाई और एक्सेस डिमांड, एनालाइज। तो इसका क्या आंसर है? सच स्पेशल ऑर्डर डेफिनेटली गिव्स प्रिस्टीन मेकर्स अपॉर्चुनिटी टू अर्न मोर प्रॉफिट्स, हाउएवर अदर एस्पेक्ट्स टू बी एनालाइज। देयर इज excess of cleaning material. If the current special order does not use up the special available stock, the firm could store the cleaning material for later use. थोड़ा यूनिक टाइप ऑफ कमेंट है जो जनरली हर क्वेश्चन में नहीं है। It is most likely that pristine makers fixed overhead costs will not change due to the special order, which mainly consist of rent and admin salaries. If 60% of special order could be completed during normal working hours, then the firm clearly has some excess capacity in terms of labor hours. However, for remaining 40% of the order, labor will have to work overtime and will be paid 1.5 times. This indicates that different resources in pristine makers have differing capacity levels. A decision may impose constraint on particular resource. It is necessary to consider the opportunity cost of each resource when computing the total cost of स्पेशल ऑर्डर। तो बेसिकली क्या बोलना चाह रहे हैं इसमें कि किसी का एक्सेस है तो किसी का शॉर्टेज है, तो आपको शॉर्टेज वाला का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लेना चाहिए, एक्सेस वाला है तो ठीक है। अब रश ऑर्डर में खाली एक ही टेंशन है कि इट में अफेक्ट द क्वालिटी एंड टाइमली डिलीवरी विच मे नॉट बी कंप्लाइड विथ। जिस चीज़ के लिए हमारा गुडविल है वही ख़राब हो सकता है, तो ये इसके लिए कमेंट करना है। फिर ये वाला जो क्वेश्चन है ICI जर्नल या केस स्टडी डाइजेस्ट में आया था, तो इट्स अ सिंपल कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन। अगर आपने नहीं किया तो मेरा रिकमेंडेशन है कि एक बार आप इसको कर लो, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मतलब बस क्वेश्चन पढ़ते जाओगे और बगल बगल में उसका रेलिवेंसी लिखते जाओगे। एग्जाम में जब आएगा तो उसका रीजनिंग के साथ लिखोगे। इसमें क्या है ना कि आपके पास कुछ स्टॉक है जो आउटडेटेड हो गया है, उसका 3 यूज़ निकाला है। एक यूज़ निकाला है कि उसको हम एक्सटर्नल मार्केट में सेल कर देंगे, ऑल्टरनेटिव 1 तो 45,000 रुपया मिलेगा। दूसरा बोल रहा है ऑल्टरनेटिव 2 में हम लोग उसको एक पॉलिस्टर जैकेट में बना कन्वर्ट कर देंगे, तो उसका कंट्रीब्यूशन क्या आएगा वो आपको देखना है। और तीसरा एक ऑल्टरनेटिव 3 भी दिया हुआ है जिसमें हम लोग उसका कोई डिफरेंट वैरायटी टेक्सचर का कुछ नया चीज़ बनाएंगे, तो उसका भी कंट्रीब्यूशन देखना है। तो अल्टीमेटली सिलेक्ट कौन सा होगा जिसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट आपका आएगा। किस में आएगा मेरे को नहीं पता है, बट मैंने एक स्ट्रक्चर आपको बता दिया है, क्योंकि ये ICI जर्नल या केस स्टडी डाइजेस्ट का क्वेश्चन है, चांसेस है कि आप इग्नोर कर रखे होंगे अभी तक। इसलिए मेरा कहना है कि एक बार आप 1-2 क्वेश्चन तो कम से कम करोगे ना, जिससे क्या है पूरा रिवाइव हो जाएगा, रिकैप्चुलेट हो जाएगा। नॉन फाइनेंशियल का पॉइंट्स देखोगे और प्रैक्टिकल का जो क्वेश्चन अपना किया हुआ है उसको नहीं देखना है, जो इसी है जो एकदम नया है उसको एक बार देख सकते हैं। जैसे अगर ऊपर में भी केस स्टडी डाइजेस्ट का भी कोई एक क्वेश्चन था, जैसे ये आपको आइडियल प्राइस वाला में प्राइस कैलकुलेशन आपका नहीं किया हुआ है तो एक बार करना पड़ेगा। बट वो ऐसा है कि अगर एग्जाम हॉल में भी माथा लगाएंगे ना तो इक्वेशन बना के सॉल्व करना वो हो जाएगा। वो लाइन 1 लाइन 2 वाला क्वेश्चन में वो कन्विंस करने वाला लॉजिक नहीं ध्यान रहता है कि हम लोग को लाइफ के हिसाब से कन्विंस करना है, मैनेजमेंट को प्रॉफिट के हिसाब से कन्विंस करना है, सेल्स मैनेजर के साथ लाइन 1 का एक्स्ट्रा सेल करना है, तो वो चीज़ खाली ध्यान नहीं रहता है कि उसमें हम क्या करेंगे, क्या रिकमेंडेशन करेंगे। बट कैलकुलेशन हम लोग कर लेते हैं। इसका भी क्या है ना, ये स्ट्रक्चर है क्वेश्चन का, 3 सिचुएशन है तो तीनों में आपको अलग अलग कंट्रीब्यूशन निकालना है। जस्ट दैट ये 45,000 को यहाँ पे मत घुसा दीजिएगा और यहाँ पे मत घुसा दीजिएगा। कीप 45,000 एज अ सेपरेट इनकम एंड टेक ऑल इनकम फ्रॉम हियर, टेक इनकम फ्रॉम हियर एंड चेक व्हाट यू गेट। ठीक है, तो ये खत्म हो गया। ऑल्टरनेटिव 1, 2, 3 में देखो नेट इनकम निकाला, उसमें से जो बेस्ट इनकम दे रहा है उसको सिलेक्ट किया जाएगा, दैट्स इट। बट एग्जाम में आ गया तो पूरा आपको रीजनिंग के साथ लिखना पड़ेगा।
तो ये हो गया रेलेवेंट कॉस्टिंग का कहानी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, आप ये मत एक्सपेक्ट करो कि अभी आपको लास्ट मिनट में पूरा घोल के पिला दिया जाएगा। अभी आपको बस नज़र से निकलवा दिया जा रहा है। अब जिसका कुछ नहीं किया हुआ उसको तो दिक्कत आएगी, और जिसका किया हुआ है उसको एक हेल्प मिल रहा है, एक बूस्ट मिल रहा है। ये इस क्लास का फ़ायदा हो रहा है। नेक्स्ट आ रहा है मेक और बाय। मेक और बाय नॉर्मली हम लोग मटेरियल या कंपोनेंट्स के लिए सोचते हैं कि उसको खरीदें, कि उसको बना ले। तो खरीदने या बनाने के पहले नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स है, क्वालिटेटिव फैक्टर्स जो आपको ध्यान रखना है। क्वालिटी, क्वांटिटी, टाइम, फोकस, रिसोर्स अवेलेबिलिटी, इन्वेस्टमेंट, स्किल्स, पीयर कोऑपरेशन, एम्प्लॉय मोरल। एम्प्लॉय मोरल कब आता है? जब आप कोई चीज़ मेक कर रहे थे, आप बाय करने चले गए, तो आपको एम्प्लॉय निकालना पड़ेगा, तो उसका मोरल टूट जाएगा, तो उसको देखा देखी दूसरों का मोरल टूट जाएगा। रिसोर्सेज, टाइम टू मार्केट, सप्लाई रिलेशंस, ठीक है, सप्लाई रिलेशंस। तो इन सब से आया नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स। और फाइनेंशियल फैक्टर्स में व्हाट यू हैव टू डू इज कंपेयर द रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ मेक विथ परचेज कॉस्ट। क्या करना है? रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ मेक को परचेज कॉस्ट से कंपेयर करना है। रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ मेक कैसे आता है? कॉस्ट ऑफ इनकर्ड एट कंट्रीब्यूशन लॉस्ट। अब इसमें क्या होता है कि आपके पास अगर मल्टीपल कंपोनेंट्स दिए हुए हैं ए बी सी, और आपको उसको लेकर मेक बाय का डिसीजन लेकर ये बताना है कि अपने पास जो लिमिटेड रिसोर्स है उसमें हम कितना मेक कर सकते हैं। तो इसका तरीका होता है कि सबसे पहले आप रैंकिंग करोगे अपने कंपोनेंट्स का कि किसको किसको मेक करना चाहिए सबसे पहले। तो उसमें क्या होता है? रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ मेक, फिर है आपका सेकंड नंबर परचेज प्राइस। दोनों को कंपेयर करके आता है, डिफरेंस लेकर आता है। रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ मेक और परचेज प्राइस को कंपेयर करके आएगा क्या? मेक करना है कि बाय करना है, मेक करना है कि बाय करना है। तो जब मेक 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 आपको पता चल गया, रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ मेक और परचेज प्राइस से मेक 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 आपको पता चल गया, उस मेक 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 में सेविंग्स पर यूनिट निकालना पड़ेगा, फिर सेविंग्स पर आवर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग निकालना पड़ेगा। उस सेविंग्स पर आवर पे आप रैंकिंग करोगे। रैंकिंग करने के बाद आपको पता चल जाएगा किसको पहले मेक करना है। तो जितना आपके पास लिमिटेड रिसोर्स है उसमें रैंक के हिसाब से आप ऑप्टिमम मिक्स का टेबल बना लोगे। जितना बन पाएगा, जो नहीं बन पाएगा वो लास्ट में खरीदा जाएगा। तो दिस इज व्हाट इज रिटन ओवर हियर। इसमें खाली टाइप 1 पे भी ध्यान देंगे, टाइप 2 वगैरह पे भी ध्यान मत दो, छोड़ो। अगर किया हुआ है तो ठीक है, जितना याद है एक बार नज़र से दौड़ा लेना, बट अभी टाइप 2 और 3 पे आप ध्यान मत दो, ठीक है। ऑल्दो जब मैं पहले 20 ये बैचेस वगैरह में पढ़ाता तो उसके ऊपर भी काफ़ी सम्स वगैरह कराया हुआ था, अभी वो सब सम्स पे आप ध्यान मत दो, सिर्फ टाइप 1 के ऊपर अभी ध्यान दो, उसका स्टेप्स आपको पता होना चाहिए। मेक और बाय में भी इंडिफरेंस कैलकुलेशन हो सकता है कि दो ऑप्शन है, एक मेक का और एक बाय का। नॉर्मली बाय में फिक्स कॉस्ट नहीं होता, खाली वेरिएबल कॉस्ट होता है। मेक में फिक्स प्लस वेरिएबल कॉस्ट दोनों होता है। तो इंडिफरेंस निकालने के लिए चेंज इन फिक्स कॉस्ट बाय चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट करके आप डिसीजन ले सकते हैं कि आपको मेक करना है कि बाय करना है। बहुत बार ऐसा भी हो सकता है कि आपको 3 ऑप्शन दे दिया है, मेक बाय मेथड ए, मेक बाय मेथड बी एंड बाय। तो उस 3 ऑप्शन में इंडिफरेंस कैसे निकालेंगे? 3 बार इंडिफरेंस निकलेगा, ए फर्स्ट और सेकंड का, सेकंड और थर्ड का, फर्स्ट और थर्ड का। तीनों बार इंडिफरेंस निकालने के बाद आप क्या करोगे? आप फिर एक कंबाइंड इंटरप्रिटेशन निकालोगे। कंबाइंड इंटरप्रिटेशन के लिए समझाया हुआ ये कि एक नंबर लाइन बनाओगे जिसमें इंडिफरेंस 1, इंडिफरेंस 2, इंडिफरेंस 3 को असेंडिंग ऑर्डर में आप डाल दोगे। इंडिफरेंस 1, इंडिफरेंस 2 और इंडिफरेंस 3 को आप असेंडिंग ऑर्डर में डाल दोगे। असेंडिंग ऑर्डर, छोटा से बड़ा। फिर यहाँ पे जो भी 3 ऑप्शन में से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यानी कि मेक बाय ए, मेक बाय बी और परचेज, इस तीनों में जिसका सबसे कम फिक्स कॉस्ट है उसको इस रेंज पे रेकमेंड करोगे। जैसे अगर मान लीजिए ये 100 यूनिट आ रहा है, ये 300 यूनिट आ रहा है, ये 500 यूनिट आ रहा है, तो आप ऐसा बोलोगे कि 100 यूनिट से कम पर वो ऑप्शन सही है जिसका फिक्स कॉस्ट सबसे कम है, और फिर 500 यूनिट के बाद वो ऑप्शन सही है जिसका फिक्स कॉस्ट सबसे ज़्यादा है, और मिडल में वो ऑप्शन सही है जिसका फिक्स कॉस्ट मिडल में है। 3 ऑप्शन में मिडल में है, ठीक है। ऑल राइट, मेक और बाय का कुछ क्वेश्चंस है अपने पास, उसको आप एक बार आँख से नज़र से निकाल लो। मेक बाय का कौन कौन सा क्वेश्चन है उसको देख लो। मेक बाय में एक पहला क्वेश्चन है, ये मेक बाय और की फैक्टर को मिला कर है। तो इसमें आपको पहले पूछ रहा है कि
एक कंपोनेंट Z है, उसको हम लोग मेक करेंगे तो उसका कॉस्ट क्या लगेगा? तो आंसर है 184 मेक का कॉस्ट है और परचेज कॉस्ट है 200। तो दोनों को कंपेयर करके आप बोल दे रहे मेक। फिर सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पर की फैक्टर को लेकर कि गुड़गांव यूनिट जो हम लोग का यहाँ पे क्वेश्चन में बता रहा है उसमें ऑलरेडी हम लोग कमिटमेंट दे चुके हैं कि कितना यूनिट्स हम लोग को बनाना ही बनाना है। उस कमिटमेंट के लिए हम लोग का कुछ मटेरियल कंज्यूम हो जाएगा और फिर जो बचा हुआ मटेरियल्स है उससे हम लोग का जो एक बचा हुआ सेल्स है वो हम लोग को करना है। तो उसके लिए हम लोग को रैंकिंग करके एलोकेशन करना पड़ेगा। तो रैंकिंग करने के लिए कंट्रीब्यूशन पर लीटर ऑफ M2 लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर M2 ही की फैक्टर है। तो कंट्रीब्यूशन के हिसाब से की फैक्टर का कैलकुलेशन के हिसाब से हो रहा है, ना कि मेक और बाय का वर्किंग हो रहा है। तो कंट्रीब्यूशन पर लीटर ऑफ M2 के हिसाब से आपका ये यहाँ पर रैंकिंग आ गया और फिर रैंक के हिसाब से आपने डिसाइड कर लिया कि मेरे को कौन कौन सा प्रोडक्ट बनाना है। ठीक है, तो रैंक के हिसाब से आपने डिसाइड कर लिया हमको कौन कौन सा प्रोडक्ट बनाना है। तो इसी में आपका सारा आवर्स और रिसोर्सेज खत्म हो गया। अब आप बोलते हैं हमको Z भी बनाना है, तो Z बनाने के लिए तो मेरे को आवर्स रिलीज करना पड़ेगा। और आवर्स हम कहाँ से रिलीज करेंगे? जिसका मेरा लीस्ट कंट्रीब्यूशन है, यहाँ से रिलीज करेंगे। तो 28.67 वुड बी माई कंट्रीब्यूशन लॉस्ट इफ नाउ आई हैव टू मेक Z। तो पहला केस में वो सिचुएशन में खाली वेरिएबल कॉस्ट ले रहे थे, कंट्रीब्यूशन लॉस नहीं ले रहे थे। लास्ट वापस से वेरिएबल कॉस्ट में कंट्रीब्यूशन लॉस ले रहे क्योंकि की फैक्टर आ गया। क्वेश्चन में खाली एक ही ट्रिक होता है, ये जब कर रहे होते हैं क्वेश्चन तो ऐसा लगता है हमको पहला पार्ट में की फैक्टर है, पहला पार्ट जब सॉल्व करें तो उसमें की फैक्टर अज्यूम नहीं करना है। इसमें खाली की फैक्टर आया है और इसमें की फैक्टर के कारण थर्ड पार्ट में कंट्रीब्यूशन लॉस घुस गया है। तो इस तरह से जैसे अगर आप थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी करोगे तो ये सब आपका मार्किंग किया हुआ होता है। तो बस आपको खाली वही नज़र निकालना है कि अच्छा ये सब में ये चीज़ है, ये सब में ये चीज़ है, हो गया। सेकंड ये कूल एयर का क्वेश्चन है, टेबल फैन वाला। इसमें 25,000 फैन और 30,000 फैन दो ऑप्शन दिया हुआ है। अनदर 5,000 फैन लेने से 30,000 फैन हो गया। तो 25,000 फैन और 30,000 फैन लेकर आप वर्किंग कर रहे हैं, नेट इनकम निकाल रहे हैं। तो देखो यहाँ पे 25,000 का और 30,000 का, ये दो सिचुएशन का आपको टोटल इनकम निकालना है और अकॉर्डिंगली बताना है कि आपको क्या ऑप्शन में जाना है। और अगेन आई विल से कि मेन चीज इज रिकमेंड द मोस्ट प्रॉफिटेबल ऑल्टरनेटिव। तो रिकमेंडेशन में हम लोग क्या लिख रहे हैं कि हम लोग ये बोलना चाह रहे हैं कि कूल एयर में प्रेफर टू मेक कंपोनेंट इवन दो इट कुड बी फाइनेंशियली बेनिफिशियल टू बाय फ्रॉम आउटसाइड सप्लायर। Sometimes qualitative factor becomes very important and can override financial benefit. This can be coupled about uncertainty about supplier's ability or intention to maintain the price, quality, delivery and dates of component. आज सप्लायर सब अच्छा अच्छा बोल रहा है, फ्यूचर में वो दाम वाम बढ़ा दिया तो आज वो ऑर्डर ग्रैब करने के लिए आपको सस्ता प्राइस देगा, दाम वाम फ्यूचर में बढ़ा दिया तो ये एक ऑप्शन है रिकमेंडेशन में। और दूसरा ऑप्शन है कि इट में कंटिन्यू विद द सेल ऑफ 25,000 यूनिट विदाउट एनी प्राइस रिडक्शन एंड एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस। ये दूसरा यहाँ पे रिकमेंडेशन है। और इसमें भी बोल दिया मे चूज द ऑल्टरनेटिव आफ्टर ड्यू एंड केयरफुल कंसिडरेशन ऑफ द फैक्ट्स इलस्ट्रेटेड अबव। तो अब क्या है, क्वेश्चन में 25,000 हम लोग ऑलरेडी कंपोनेंट बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या था, 25,000 कंपोनेंट ऑलरेडी बना रहे हैं और अब हम लोग को 25,000 कंपोनेंट ऑलरेडी हम लोग 25,000 टेबल फैन हम लोग बना रहे हैं जिसके लिए 25,000 कंपोनेंट ऑलरेडी खरीद रहे हैं। तो उस 25,000 कंपोनेंट को हम बाय कर सकते हैं, ये इवेल्युएट किया गया। और अगर हम बाय करेंगे, बाय कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं यार, 25,000 टेबल फैन को अभी हम लोग बना रहे हैं, उसके लिए 25,000 कंपोनेंट हम लोग परचेज कर रहे हैं। अभी ओपिनियन है कि हम लोग उसको बना लें, मेक कर लें। मेक करेंगे तो बोल रहा है फ्लेक्सिबिलिटी ऐड हो जाएगा और हम अनदर 5,000 यूनिट ऑफ टेबल फैन बना पाएंगे अगर हम मेक करेंगे। तो हम लोग को प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट करना है कि 25,000 पे जो अभी चल रहा है परचेज करके उस पर ये इनकम आ रहा है, और अगर हम 25,000 पर को ले जाके 30,000 कर दें तो उस पर हमारा इनकम घट जा रहा है। तो भाई हम लोग को जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, समझ में आया? दैट इज द क्वेश्चन।
चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 3। आप इसको देख लेना थोड़ा सा, क्योंकि ये क्वेश्चन को सजाने में दिक्कत हो जाता है कि आपको यहाँ पे 2 बार प्रेजेंटेशन करना है। एक बार कंपोनेंट पी अगर परचेज किया गया है तो उस समय आपका रैंकिंग SQL में हो रहा है, और परचेज किया गया ना तो S में उसका परचेज कॉस्ट घुसा के S का कंट्रीब्यूशन निकाल कर S का रैंकिंग किया गया है। ठीक है, तो SQL में रैंकिंग किया तो SLQ के हिसाब से ऑप्टिमम मिक्स बन गया और उसका इनकम निकल गया। और ऑप्शन नंबर 2 में जब P को हम इन हाउस मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो यहाँ पे उसका कॉस्ट हमने चेंज कर दिया, क्योंकि इन हाउस कॉस्ट है, बट उसके कारण ये आवर्स बढ़ गया और ये आपका कंट्रीब्यूशन पर आवर चेंज हो गया और उसका रैंक बदल गया, और उसके हिसाब से जब ऑप्टिमम मिक्स बना रहे हैं तो वो ऐसा बन रहा है और उसका इनकम अलग हो जा रहा है। तो बस आपको दोनों इनकम को कंपेयर करना है। नॉर्मल जैसे आप सीखते हो वैसे करोगे तो सम बनेगा नहीं, क्योंकि S में कंपोनेंट आ रहा है बन के या फिर बाजार से, बट Q और L में ऐसा समस्या नहीं है। तो तीनों को कंपैरेबल बनाने के लिए जैसे Q और L को ट्रीट करोगे वैसे S को ट्रीट करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे ये 2 बार ऑप्शन क्रिएट करके सम सॉल्व करना है। नेक्स्ट आपका ये RST हर्बल का क्वेश्चन है, बॉटल और टॉयज वाला। ये सब कॉन्ट्रैक्टिंग में भी आता है, आपको पता है। ठीक है, तो इसमें कुछ सिखाने का नहीं है। मेक और बाय बोलकर आप सब कॉन्ट्रैक्टिंग से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये सब बहुत बार आया हुआ है और बहुत सारा हम लोग कर चुके हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर एक ICAI जर्नल का क्वेश्चन है, इसको आप एक बार चेक कर लीजिएगा। ये भी आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो आई विल नॉट एंटर इनटू दिस, बट आई विल रिकमेंड दैट यू मस्ट सी दिस वंस इफ यू हैव नॉट डन इट। एक बार आप आँख से निकाल लीजिएगा। ठीक है, और ये लास्ट वाला जो क्वेश्चन है ये रेलिवेंट कॉस्टिंग में जाना था, अभी December 21 में है। फर्दर प्रोसेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इसको एक बार आप अभी कैलकुलेटर में करो। तो ये सम को मैं इसलिए करने बोल रहा हूँ आपको कि अगर आप इसको भी नहीं करोगे ना तो आपसे कहीं ना कहीं मिस्टेक होगा। ये आप इंटर के नॉलेज पे करने जाओगे, कुछ छोटा सा चूक हो जाएगा जो इंस्टीट्यूट एक्सेप्ट नहीं करेगा। जैसे यहाँ पे पहला केस में आपको जब बोल रहा है कि ये जॉइंट प्रोडक्ट है तो फर्दर प्रोसेस करना चाहिए कि नहीं, इसमें सेल वैल्यू इसका फर्दर प्रोसेस करने के बाद ही है, और फर्दर प्रोसेस का जो कॉस्ट है वो नॉर्मली हम लोग का हैबिट होता है कि फिक्स कॉस्ट को कमिटेड कॉस्ट बना के हटा देते हैं, बट आपको फिक्स कॉस्ट को भी लेना है। तो ये 12 रुपया कॉन्ट्रीब्यूशन ऐड कर रहा है, इसलिए इसको फर्दर प्रोसेस करना है। और अगर ये जॉइंट प्रोडक्ट नहीं है तब अब फिक्स कॉस्ट इज इररेलेवेंट हो जाएगा। फिक्स कॉस्ट अब इस समय इररेलेवेंट हो जाएगा, और अकॉर्डिंगली क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंगली आपका 42 माइनस जो वेरिएबल कॉस्ट आपको वो देखना है। वेरिएबल कॉस्ट है 40 + 20, तो ये -18 हो रहा है, इसलिए ये प्रोडक्ट वायबल नहीं है फर्दर प्रोसेस करना। सिचुएशंस के बारे में भी आपको मिनिमम प्राइसिंग अप्रोच कब कब लगाना है, जैसे कि जब कोई स्पेशल ऑफर आपके पास आ रहा है तब, जब कोई ऐसा आप आंसर में बोलोगे कि आपके पास एक्यूमुलेटेड इन्वेंट्री है तब, आपके पास सरप्लस कैपेसिटी पड़ा हुआ है तब, सरप्लस कैपेसिटी पड़ा हुआ है तब, कब कब अपने रेलिवेंट कॉस्टिंग यूज़ कर सकते हैं। फिर आपका बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, इंटेंस कंपटीशन है तब, फिर कीप और ड्रॉप डिसीजन कैसे लिया जाता है उसके बारे में बोल रहे हैं। तो इसमें हम लोग वही देखते हैं कि इसका फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों व्यू पॉइंट आपको लिखना है, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल। तो फाइनेंशियल में आप ये बोलेंगे इंक्रीमेंटल बेनिफिट अगर आ रहा है तो कंटिन्यू करेंगे, इंक्रीमेंटल बेनिफिट चेक करेंगे। और नॉन फाइनेंशियल में क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स मैंने आपको बताया ही था कि क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स में एम्प्लॉय रिलेशंस, सप्लायर रिलेशंस, कस्टमर रिलेशंस, ये सब पे ध्यान देना पड़ता है। क्या होता है, देखो कंसेप्ट ओरिएंटेड पेपर आते हैं एग्जाम में, है ना। अगर आपको थोड़ा, एक तो इंस्टीट्यूट में देखा हुआ होना चाहिए और दूसरा कंसेप्ट पता होना चाहिए।
नेक्स्ट है देखो की फैक्टर। की फैक्टर को लेकर आपको बता देते हैं क्या क्या है इसमें। इसमें बेसिकली ये एक टेबल आपको वही याद रखना है कि एक प्रोडक्ट और मल्टीपल की फैक्टर है तो थ्योरी ऑफ बॉटलनेक से सॉल्व करोगे, मल्टीपल प्रोडक्ट और एक ही की फैक्टर है तो रैंकिंग करके एलोकेशन करोगे, मल्टीपल प्रोडक्ट और मल्टीपल की फैक्टर है तो आप कॉम्बिनेशंस लगा सकते हो, बट आपको सिर्फ एक ही सीखना है भी लीनियर प्रोग्रामिंग करना बस। हालांकि ये सिचुएशन बहुत ही अनयूजुअल है एग्जाम के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम में फर्स्ट वाला सेकेंड वाला ही आता है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स और वन की फैक्टर। अब इसको हैंडल करने के लिए हमारे पास बहुत सारे स्पेशल सिचुएशंस थे जो नॉलेज पर्पस के लिए आपको सिखाए गए थे। अभी इन सब में हम नहीं घुसेंगे, खाली आप ये ध्यान रखेंगे मिनिमम कमिटमेंट फॉर अ प्रोडक्ट अगर दिया हो, यानी कॉन्ट्रैक्ट कर लिया किसी प्रोडक्ट का, तो उसको रैंक 1 के पहले आपको बनाना पड़ेगा, बस इतना ही बात है। की फैक्टर को लेकर 2 क्वेश्चन है अपने पास, और वो 2 क्वेश्चन भी बहुत साधारण सा है अगर आप डीजेपी बुक में देखेंगे तो। एक तो वो ग्राफ को लेकर है, तो इस तरह का जो ग्राफ था ये बहुत ही लेंदी ग्राफ था इसका, तो इट कैन टेक लॉट ऑफ टाइम। तो आई विल रिकमेंड कि अगर आपके पास ऑप्शंस एकदम ना बचे तो ही आप करना। हालांकि इसका लीनियर प्रोग्रामिंग के हिसाब से जो इक्वेशन फॉर्मुलेशन था, इन इक्वेशन फॉर्मुलेशन वो आसान था, बट मेन इसका ग्राफ सॉल्व करना बहुत लेंदी है, ठीक है। सॉल्यूशन इज लेंदी ग्राफ में, तो अवॉइड करना कोशिश करके, अगर ये क्वेश्चन आ जाता तो अवॉइड करना, इट विल किल लॉट ऑफ टाइम और ग्राफ एक्यूरेट नहीं भी बन पाता है बहुत बार। और सेकेंड, रोहिणी स्टील वाला क्वेश्चन बच्चा क्वेश्चन है, इसमें बस कंट्रीब्यूशन पर आवर से रैंकिंग करना है, बेस्ट प्रोडक्ट चूज करना है, और फिर बेस्ट प्रोडक्ट जितना कंट्रीब्यूशन कमाने के लिए कितना प्राइस बढ़ाना वो निकालना है। बहुत आसान है, छोड़ो। नेक्स्ट, सब कॉन्ट्रैक्टिंग में आ जाओ। इसमें नॉन फाइनेंशियल जैसे मेक और बाय में सीखा था वैसा ही है, ये याद करना जरूरी है। आउटसोर्सिंग का एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस अलग से लिखने बोल देता है, तो आउटसोर्सिंग का डेफिनेशन क्या है वो भी आपको लिखना पड़ सकता है उसमें, इसलिए ये पूरा पैरा को याद करना है आपको। डेफिनेशन इज अ प्रैक्टिस टू रिड्यूस कॉस्ट, इंप्रूव एफिशिएंसी बाय शिफ्टिंग जॉब्स और प्रोसेस टू अनदर पार्टी, और परचेज फ्री ऑफ प्रोडक्ट्स और पार्ट्स फ्रॉम आउटसाइड फॉर अ स्पैन ऑफ टाइम। इट इज़ ऑल्सो एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ डाउन साइजिंग और री इंजीनियरिंग। डाउन साइजिंग मतलब होता है कि आप अपना लोड को कम कर रहे हो। एडवांटेजेस में कॉस्ट सेविंग्स आएगा आपका, फ्रीज अप रिसोर्सेज, फ्लेक्सिबिलिटी देगा कि जब चाहे जितना आप बाहर से लेके आ सकते हैं, उनके ऊपर भार पड़ेगा, आपके ऊपर भार नहीं पड़ेगा। डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, यही सब नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स है। सेंसिटिव डेटा लॉस हो सकता है, कंट्रोल लॉस हो सकता है, क्वालिटी इशू, राइट क्वांटिटी, टाइम ऑफ डिलीवरी, रिट्रेंचमेंट ऑफ वर्कफोर्स, जिससे आप अभी काम करवा देते आप उनको बंद करके बाहर से लोगे अपना प्रोडक्ट, तो सामने वाला अपना जो एम्प्लॉयज़ है वो लोग नाराज़ हो सकता है, उनके ऊपर असर आएगा। आउटसोर्सिंग कैन बी नेगोशिएटेड ऑल्सो अंडर गेन शेयरिंग अरेंजमेंट, मतलब आप अपने आउटसोर्सिंग पार्टी से गेन शेयरिंग, आपको बताया था ना कि तुम मुझे गेन करवा के दो तब मैं तुम्हें अलग से रिवॉर्ड भी दूंगा। तो इसमें कंपैरेटिव स्टडी दिया हुआ है कि अगर मेक बाय में सोचते हैं तो रैंकिंग कैसे करते हैं, सेविंग्स पर आवर के हिसाब से, और की फैक्टर में कंट्रीब्यूशन पर आवर के हिसाब से। आउटसोर्सिंग में भी अगर आउटसोर्सिंग यानी कि सब कॉन्ट्रैक्टिंग और मेक और बाय, इन दोनों की अगर हम बात करें तो मेक और बाय में हम मटेरियल या कंपोनेंट पे फोकस करते हैं, और सब कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्सिंग पे हम लोग फिनिश गुड्स पे फोकस करते हैं, ठीक है। तो दोनों का पूरा चीज एक ही है, मतलब सोचने का चीज एक ही है। नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स, फाइनेंशियल वे ऑफ थिंकिंग, फाइनेंशियली कैसे सोचना है, वही रैंक करके आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को पहले बनाओगे और किसको आउटसोर्स करोगे। जैसे यहाँ पर सिखाया था आपको, जैसे रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ मेक और बाय को कंपेयर करना है, वैसे ही सब कॉन्ट्रैक्टिंग में भी रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ मेक और बाय को कंपेयर करना है, ठीक है। तो सब कॉन्ट्रैक्टिंग में फाइंड सेविंग्स इन मैन्युफैक्चरिंग पर आवर, जैसे मेक बाय में होता था वैसे ही करना है, सारा अप्रोच एकदम सेम है। एक अगर आपको कभी बोले ना कि अगर एक कंपनी है जिसको अपना पूरा डिमांड मीट करना है प्रोडक्ट का, बट अब उसके पास कैपेसिटी नहीं है, तो जो रिमेनिंग डिमांड है वो सब कॉन्ट्रैक्ट करके मीट किया जा सकता है। सब कॉन्ट्रैक्ट का एक बेनिफिट होता है, कैन मीट द एंटायर मार्केट डिमांड, ठीक है। तो सब कॉन्ट्रैक्टिंग में कुछ क्वेश्चंस है, वो आप देख लो डीजेबी बुक में जाके। एक तो वो बॉटल टॉय वाला क्वेश्चन है जो एक मेक और बाय में घुसा दिया था मैंने, वही वाला सेम क्वेश्चन यहाँ पे है।
तो ये इतनी बार किया हुआ होता है कि इस क्वेश्चन को तो आप याद कर चुके हो, तो इसमें एक इंडिफरेंस पॉइंट भी हम लोग निकालते हैं लास्ट वाले ऑप्शन में। फिर ये होटल वाला है कि ये लोग कॉस्ट कॉन्शियस होटल चला रहा है, इसमें एक प्राइमरी एक्टिविटीज ऑफ स्टे वेल इन वैल्यू चेन आपको बताना है। एक्सक्यूज मी। स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, उसमें मैच्योरिटी स्टेज है और एक्सप्लेन करना है कि क्यों है ऐसा। और एक रिस्क ऑफ आउटसोर्सिंग, इसके लिए ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। रिस्क ऑफ आउटसोर्सिंग क्या है? रिस्क ऑफ आउटसोर्सिंग ये है कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे इश्यूज आ सकते हैं क्योंकि वो लोग क्वालिटी सर्विस नहीं भी दे सकते, तो उसका भी तोड़ होता है कि आप उनके साथ सर्विस लेवल अग्रीमेंट्स बना लीजिए और ऑडिट करते रहिए, है ना। सर्विस लेवल अग्रीमेंट बनाने से क्या होता है कि सामने वाला अगर डिफॉल्ट करेगा तो आप उसको पेनलाइज कर सकते हो, बट पेनलाइज करने से कस्टमर जो लौट जाएगा उसका क्या होगा? उसका कुछ नहीं हो सकता। तो इसलिए मॉनिटरिंग करते रहिए और कॉम्पेंसेशन आप मांग सकते हैं, टर्मिनेट कर सकते हैं, इजीली स्विच कर सकते हैं। ऑल्टरनेट वेंडर्स अपने साथ रखिए, परफॉर्मिंग वेंडर्स। कभी कभी ऐसा भी होता है जो अच्छा वेंडर होता है वो लोग भी बैंकरप्ट हो जाते हैं और काम बंद करके चले जाते हैं, तो आप अटक सकते हैं। इसलिए अपना काम अपने से करने से आपके ऊपर, आपके पास कंट्रोल ज़्यादा रहता है। ये लोग एक रिजॉर्ट भी खोलना चाह रहे हैं जिसके लिए गेस्ट प्रीमियम पे करने रेडी है। फिर ये इजी क्वेश्चन है, ये पूरा प्रॉपर सिंपल रैंकिंग करके करने वाला क्वेश्चन है, आप अपना तरफ से कर सकते हैं। इसमें वही रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ मेक को कंपेयर करते हैं आप परचेज कॉस्ट से, डिसाइड कर लेते हैं क्या मेक करना है क्या बाय करना है। जो जो बाय में निकल गया उसको हटा दीजिए और जो जो मेक में रह गया उसको लेकर आप सेविंग्स पर आवर, सेविंग्स इन मैन्युफैक्चरिंग पर आवर से रैंकिंग करके एलोकेशन कर देंगे, ठीक है। फिर इसमें वही है, नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स को भूलिएगा नहीं। इशू 1 जैसे आपका अगर आउटसोर्स कर देंगे तो वो स्पेयर कैपेसिटी का क्या करेंगे। इशू 2 जो वर्कर ले ऑफ होगा वो स्ट्राइक कर देगा तो क्या होगा। इशू 3 उसके अलावा आपका उनको ले ऑफ करने के बाद भी उनका रिडंडेंसी पेमेंट होता है। इशू 4 टाइमली डिलीवरी, क्वालिटी ऑफ सप्लाईज, पेनल्टीज इन केस ऑफ डिफॉल्ट। और फिर गेन शेयरिंग अरेंजमेंट के बारे में यहाँ पे पूछ लिया गया है। गेन शेयरिंग अरेंजमेंट ऑलरेडी आपको बता दिया गया, उसका रीजंस फॉर फेलियर, प्रिकॉशंस, वो सब ऑलरेडी आपको पहले भी बताया गया था राया हेल्थ केयर वाले क्वेश्चन में, तो वही पॉइंट्स यहाँ पे भी बताया गया है, ठीक है। और वापस वही टॉय और बॉटल से क्या प्यार है एग्जाम में, क्वेश्चन को एक बार तो कर लेना कम से कम अगर नहीं किया हुआ तो, ठीक है। तो ये भी एक इंडिफरेंस पॉइंट निकाल के वर्किंग किया जाता है। तो इसके साथ सब कॉन्ट्रैक्टिंग खत्म हुआ, ऑलराइट। और अब इसके बाद देखिए जो बचा हुआ है वो है सिर्फ एक्सपोर्ट ऑफर्स। वो मैंने नॉलेज पर्पस के लिए पता है, वो ऑफर जैसा ही था, रेलिवेंट कॉस्टिंग से ही होता है। एक्सपोर्ट ऑफर का मिनिमम प्राइस इज द रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ द एक्सपोर्ट ऑफर, इतना ही याद रखो, इसी से काम हो जाएगा। तो इसका प्राइस डोमेस्टिक प्राइस से कम हो सकता है, और इसको हम लोग ऐसे सोचते हैं कि डोमेस्टिक में जो कर रहे हैं वो ठीक है, उसका टोटल कॉस्ट अपने निकाल लेंगे। अगर हम एक्सपोर्ट करेंगे तो डोमेस्टिक प्लस एक्सपोर्ट करने के कारण क्या एक्स्ट्रा कॉस्ट आएगा, उस एक्स्ट्रा कॉस्ट को हम एक्सपोर्ट से रिकवर करना चाहेंगे। अगर वो एक्स्ट्रा कॉस्ट मेरे पास आ जा रहा है, वो एक्स्ट्रा कॉस्ट मेरे पास एक्सपोर्ट करके आ जा रहा है तो हम एक्सपोर्ट कर देंगे। उससे ज़्यादा आ रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। मिनिमम प्राइस इज दैट एक्स्ट्रा कॉस्ट, बस इतना ही ध्यान रखना है। बस उसमें याद रखना है नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स कि ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है। वो एक सब में भी था रेलिवेंट कॉस्टिंग में, रेगुलर प्राइस फॉर एक्सपोर्ट कस्टमर्स इन रिपीट ऑर्डर्स में क्रिएट डिससेटिस्फैक्शन। आप एक्सपोर्ट ऑफर के लिए सस्ता सस्ता दे रहे हो तो रेगुलर कस्टमर को डिससेटिस्फैक्शन आ सकता है, डोमेस्टिक कस्टमर को। स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस, बायर क्रेडिट वर्दिनेस, एडिशनल टर्म, उनका इंडस्ट्री का एनालिसिस, जहाँ पे आप बेचने जा रहे हो वो कंट्री का भी तो आजकल वॉर सिनेरियो चल रहा है यार, कब कौन सा कंट्री हाथ उठा देगा कोई पता नहीं है। तो ये सब को भी ध्यान में रख के एक्सपोर्ट करना। खत्म हो गया, तो इसके साथ आपका खत्म हो गया। लीनियर प्रोग्रामिंग एक और टॉपिक है, कैलकुलेशन टेक्निक है, तो मेरा मन नहीं है इसमें भी घुसने का। अगर आपका किया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो जय सिया राम, ठीक है। नहीं किया हुआ है तो जय सिया राम, भगवान संभालेंगे। अभी लास्ट मोमेंट पे लीनियर प्रोग्रामिंग सीखने का तो एकदम नहीं बनता है, तो इसको किया हुआ है तो कोई आदमी भूलता ही नहीं कि इसका स्टेप्स क्या है सम सॉल्व करने का। पहले फॉर्मुलेट कर लेते हैं हम लोग, और फॉर्मुलेट करने के बाद हम लोग उसका
इन इक्वेशन को इक्वेशन में कन्वर्ट करके ग्राफ में उस इक्वेशन को पॉइंट्स लेके प्लॉट करते हैं। इन इक्वेशन को इक्वेशन में कन्वर्ट करो, 2 पॉइंट्स और ईच इक्वेशन लो, प्लॉट करो। फिर आप प्लॉट करने के बाद इन इक्वेशन का साइन देकर उसका फिजिबल एरिया का डायरेक्शन पता करते हो, कॉमन फिजिबल एरिया पता करके शेड करते हो। उस कॉमन फिजिबल एरिया का बाउंड्री पॉइंट्स लेकर आप अपना सॉल्यूशन कंक्लूड करते हो बाउंड्री पॉइंट से। तो किया हुआ तो ही हो सकता है, नहीं हुआ तो जय सिया राम। ठीक है, तो with this I have completed this chapter. I hope little bit of value addition could be done. So now whatever questions you feel that you should have done, you should stop and do. All right. तो डिसीजन मेकिंग आपको ऐसे तो पूरा पढ़ा दिया गया है ना। मैं चाह रहा हूँ कि कुछ एक आध नया चीज आया है जिसको आप और अप टू डेट कर लो। तो लेट्स कम टू द सेल्फ नोट पेज विच आई हैव लेफ्ट इन योर नोट्स। आप उसमें देख लो या फिर कहीं कॉपी में लिख लो, जैसा आपको सही लगे। एक दो नया बात है जिसके ऊपर हम लोगों का ध्यान जाना चाहिए और इम्पोर्टेंट चीज़ है जो भी हाल के केस स्टडी डाइजेस्ट वगैरह में हम लोग को दिखा है। ठीक है, तो इसको अप टू डेट कर लो। तो एक है जैसे आईसी जर्नल का यानी केस स्टडी डाइजेस्ट का ही बात है, कॉन्सेप्ट है सेंसिटिविटी एनालिसिस। सेंसिटिविटी एनालिसिस लिखो। हालांकि ये सीवीपी में हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा सा कि अगर हम एक वेरिएबल को चेंज करेंगे तो दूसरा वेरिएबल पे क्या असर आएगा। ये आप लोग सी इंटर में भी पढ़ के आते हैं अपने एफएम में। इसका मतलब होता है परसेंटेज चेंज इन वन वेरिएबल विथ रेस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन अनदर वेरिएबल। ये इसका बेसिक कंसेप्ट होता है। ठीक है, कि अगर मैं मान लीजिए किसी एक को चेंज करूं दूसरा पे क्या असर आएगा। जैसे आप लोग पढ़े हैं एग्जांपल में प्राइस इलास्टिसिटी। प्राइस इलास्टिसिटी का मतलब क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। एग्जांपल में आप ऑपरेटिंग लिवरेज पढ़ें, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी बाई परसेंटेज चेंज इन सेल्स। इसी तरह से आप बीटा पढ़ें अपने एसएफएम में, परसेंटेज चेंज इन सिक्योरिटीज रिटर्न बाई परसेंटेज चेंज इन मार्केट रेट ऑफ रिटर्न। So this is called as sensitivity analysis. When you are checking change in one variable with respect to another, then all others are constant. Keeping all other और भी वेरिएबल है अगर तो बाकी सब कांस्टेंट है। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हम लोगों को पढ़ाया हुआ है, पहले पढ़ा हुआ है। बट नाउ हम लोग को थोड़ा सा एक अलग एंगल से इसको देखना है, जिस तरह से इंस्टीट्यूट बताना चाह रहा है उस एंगल से भी समझना है। सेंसिटिविटी एनालिसिस में एक और तरीका हो सकता है उसका एनालाइज करने का, जिसमें हम लोग बोल रहे हैं तरीका कि फॉर अनसर्टेनिटी इन डिसीजन मेकिंग। ये जनरली अनसर्टेनिटी के लिए ही यूज होता है। जब जब आपको लग रहा है कि कोई प्रपोजल आ रहा है, कोई नया ऑफर है, नया प्रोजेक्ट है जिसमें जो डेटा अपने सोच रहे हैं ना वो श्योर नहीं है। रियल वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा यही होता है, सब चीज़ अनश्योर ही चलता है। तो अनसर्टेनिटी इन डिसीजन मेकिंग जब सिनेरियो होगा ना तो आपको कहीं क्वेश्चन में वर्ड्स दिख जाएंगे अनसर्टेन। तो उस समय हम ये सोचते हैं व्हाट परसेंटेज चेंज इन वन वेरिएबल इज रिक्वायर्ड बिफोर द ओरिजिनल डिसीजन रिवर्सेस। ओरिजिनल डिसीजन is reversed. What percentage change in one variable is required before the original decision is reversed? Okay, क्या परसेंटेज चेंज दरकार है। अभी एक क्वेश्चन के हिसाब से एक समझो। जैसे मान लो मेरा ऑप्शन 1 है जिसको मैं प्रेजेंट बोल सकता हूँ। प्रेजेंट में मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरा एक प्रोडक्ट है जिसका सेलिंग प्राइस है 40, वेरिएबल कॉस्ट है 25, तो कंट्रीब्यूशन आता है 15। ठीक है, मेरे को अपना सेल्स मैनेजर कोई प्रपोजल दे रहा है, उसके हिसाब से बोल रहा है वो सेलिंग प्राइस आपका बढ़ा दिया जाए, सॉरी वेरिएबल कॉस्ट आपका बढ़ जाएगा, उसके कारण 28 हो जाएगा। वेरिएबल कॉस्ट बढ़ जाएगा, 28 हो जाएगा, एक वेरिएबल चेंज हो रहा है। तो क्वेश्चन आ रहा है कि ऐसा क्या प्राइस में चेंजेस आएगा
ऐसा प्राइस में चेंजेस क्या लाया जाए जिससे कि हमारा ओरिजिनल डिसीजन रिवर्स हो जाए, ओरिजिनल डिसीजन रिवर्स हो जाए। डिसीजन में सिंगल सी होगा, फिर से बोल रहा हूँ। ऑप्शन 1 में क्या बोल रहा हूँ, ये मेरा कमाई है। ऑप्शन 2 में प्रपोजल आया एक जिसमें मैनेजर बोल रहा है उसके कारण वेरिएबल कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो मेरा ये सवाल है कि प्राइस में क्या चेंजेस लाया जाए जिससे ओरिजिनल डिसीजन रिवर्स हो जाएगा। तो उसका रिवर्स करने के पहले ये सोचना पड़ता है कि पहले मेरा दोनों प्रपोजल सेम कब रहेगा, प्रेजेंट प्रपोजल सेम कब रहेगा। सेम तब होगा जब ये सेम होगा, है ना। फॉर इनडिफरेंस पहले ये सोचो इनडिफरेंस कैसे आएगा। फॉर इनडिफरेंस इट मस्ट बी सेम। फॉर इनडिफरेंस इट मस्ट बी सेम। ये 15 प्लस 28 करके 43, 15 प्लस 28 करके 43। फॉर इनडिफरेंस इट मस्ट बी सेम, फॉर इट। तो ये 43 आना चाहिए। तो व्हाट चेंज इन सेलिंग प्राइस इज रिक्वायर्ड, 3 rupees. If my selling price increases by 3 rupees, I am at same situation. हम क्या बोलेंगे, if selling price is increased by ₹3, अब ₹3 बोल सकते हो या फिर उसको परसेंट में ले जाओ तो 3/40 बोलेंगे, और 7.5% 3/present यानी कि 7.5% से इंक्रीज होता है। तो सेलिंग प्राइस इज इंक्रीजिंग बाई ₹3 और 3/40 और यानी कि 7.5%। What will happen? Selling price increased by ₹3 or 3/40, 7.5%. What will happen? The proposal is same as present. Proposal will be same as present. ठीक है, same as present. But अगर selling price ₹3 से ज़्यादा हो जाएगा, मतलब 7.5% का इंक्रीज तो होना ही चाहिए, उससे भी ज़्यादा हो जाएगा, तो आप क्या बोलोगे, if it increases by more than 7.5%, by more than 7.5%, then the original decision will be reversed and will be happy to do this proposal. ओरिजिनल डिसीजन जो आप ले रखे हो, मैंने ओरिजिनल डिसीजन का मतलब क्या हुआ, करंट सिचुएशन जो चल रहा है, विल बी रिवर्स्ड, विल बी रिवर्स्ड। ये एक यूनिक चीज हो गया ना आपके लिए। आप सोचते हो बस ठीक है, चलो अगर आपको ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता कि चलो इनडिफरेंस निकाल दो, तो आप समझ जाते कि इनडिफरेंस के लिए मेरे को ये करना है। बट इनडिफरेंस नहीं पूछा, मैंने पूछा कि व्हाट इज द सेंसिटिविटी ऑफ द प्रपोजल। ठीक है, व्हाट इज द सेंसिटिविटी ऑफ द प्रपोजल, तो उसमें ये आंसर लिखना है। सेंसिटिविटी ऑफ द प्रपोजल इज दिस, सेंसिटिविटी ऑफ द प्रपोजल इज दिस। If the price increases by more than 7.5%, then the original decision will be reversed. This is called as sensitivity of the proposal. समझ गए हम क्या बोल रहे हैं? This is called as sensitivity of the proposal. If it increases by more than 7.5%, then the original decision will be reversed. Is it clear? ये सेंसिटिविटी का कॉन्सेप्ट। अब ये किस तरह से आपके एग्जाम में आएगा, अगर उसको जानना चाहते हो तो केस स्टडी डाइजेस्ट का एक क्वेश्चन है जिसका आपको एडिशनल क्वेश्चन में सब मिल जाएगा, उसमें जाके आप देख लीजिएगा। बट एक बार यहाँ पे कंसेप्ट को कैप्चअप कर लीजिए और बताना है, ये खत्म नहीं हुआ है, ये एक छोटा सा बात था। सेकेंड, अगर सीवीपी में आपको एक छोटा सा क्वेश्चन मैं दूं, सीवीपी में एक और क्वेश्चन मैं आपको दूं, ये सब आप नोट करते रहिए अपने बुक में या फिर कॉपी में जाके लिख लीजिए। मान लीजिए ये क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है कि आपके सामने एक प्रेजेंट सिनेरियो है, एक प्रपोज सिनेरियो है। ये ब्रेक इवन पॉइंट से जुड़ा हुआ है, ब्रेक इवन पॉइंट से प्रपोज सिनेरियो है। प्रेजेंट सिनेरियो में आपका बिजनेस का में कैपेसिटी है 80,000 यूनिट्स का। प्रपोज में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो 1,20,000 पे चला जाएगा। आपने ब्रेक इवन पॉइंट निकाला, यहाँ पर फिक्स कॉस्ट आपका एक्चुअली जो है वो मान लीजिए 10 लाख है, यहाँ पे फिक्स कॉस्ट आ रहा है 15 लाख। 5 लाख रुपए क्यों एक्स्ट्रा आ रहा है, बिकॉज ऑफ एक्सपेंशन। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट यहाँ पे मान लीजिए 10 रुपया पर यूनिट है, और बिकॉज ऑफ एक्सपेंशन आप प्राइस और कॉस्ट में चेंजेस ला रहे हो
तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन आपका फॉर एग्जांपल थोड़ा कम आ जाएगा, 9 रुपया पर यूनिट आ जाएगा। तो ब्रेक इवन आपने निकाल लिया, ब्रेक इवन पॉइंट यहाँ पे 1 लाख है और यहाँ पे 15 लाख बाई 9 कर रहे हैं, तो यहाँ पे 1,66,667 यूनिट्स आ रहा है। बट आपको बोला क्या जा रहा है पता है? यू टेल मी वेदर एक्सपेंशन शुड बी अंडरटेकन, कॉमेंट वेदर एक्सपेंशन शुड बी अंडरटेकन। तो अब इसका डिसीजन कैसे करें? इसका डिसीजन नॉर्मली होता है प्रॉफिट के हिसाब से। तो प्रॉफिट तो निकालने के लिए हमको बताना पड़ेगा ना कि कितना सेल कर सकते हो। कितना सेल कर सकते हो वो नहीं बताया। सेल्स या एक्सपेक्टेड सेल्स इज नॉट नोन। तो बच्चे लोग क्या करते हैं ना, ब्रेक इवन के हिसाब से जज कर लेते हैं कि ब्रेक इवन जिसमें लोअर है वो बेटर है। वो पॉइंट तब वैलिड है जब सेल करना एक चैलेंज है। इफ सेल्स इज अ चैलेंज या सेल्स इज अ कॉन्स्ट्रेंट, ठीक है, देन जैसे कि एग्जांपल में कंपटीशन आ गया, एग्जांपल में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है मार्केट में, इफ सेल्स इज अ कॉन्स्ट्रेंट देन यू कैन से ब्रेक इवन पॉइंट लोअर इज बेटर या लोअर ब्रेक इवन इज बेटर। जल्दी ब्रेक इवन हो जाएगा तो ठीक है, शांति। बट अगर ऐसा बोला नहीं तो अपना मन से क्यों माने? इफ सेल्स इज नॉट अ कॉन्स्ट्रेंट तो क्यों माने? इज नॉट अ कॉन्स्ट्रेंट तो उस समय आप कैपेसिटी बढ़ा रहे हो, मतलब यू कैन सेल मैक्सिमम। इट मीन्स इफ सेल्स इज नॉट अ कॉन्स्ट्रेंट, assume that sales full capacity can be sold, full capacity can be sold, और उसके हिसाब से आप प्रॉफिट निकाल लो। फिर चेक प्रॉफिटेबिलिटी। अभी क्या है ना, एग्जाम में जब ये आ जाएगा ना तो बीपी तक तो सही है बट ये नहीं क्लिक करेगा, इसलिए आपको ये बताया। ये सब चीज़ पहले डिस्कस नहीं था, नया देखा तो आपको बता दिया। तो अब आप प्रेजेंट और प्रपोज में ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी देख लो। आप प्रॉफिट क्या आ रहा है? प्रॉफिट फ्रॉम फुल कैपेसिटी। तो 10 इंटू 80,000 कर रहे तो 8 लाख, माइनस 10 लाख करे तो माइनस 2 लाख आ रहा है। और यहाँ पे 9 इंटू 1 20 कर रहे हैं तो कितना आ रहा है? 9 इंटू 1 20, 1080 माइनस 15, 1080 माइनस 15 करने से बाप रे लॉस तो बढ़ जा रहा है भाई साहब, माइनस 4.2 आ रहा है। फिर यही बेटर है, लॉस कम होगा। इवन फुल कैपेसिटी पे भी आप नहीं कर पा रहे। ऐसे होना नहीं चाहिए, मैंने अपना मन से क्वेश्चन बनाया इसलिए ऐसा हो गया है ना। इस तरह का क्वेश्चन सेंसिबल ही नहीं है, होना चाहिए क्वेश्चन। मान लीजिए क्वेश्चन थोड़ा ट्विक कर सकते हो आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो 1 लाख, और यहाँ पे कर सकते हो आप 2 लाख। थोड़ा चेंज कर दिया, 1 लाख 2 लाख करने से अब बैठ जाएगा हिसाब। तो फुल कैपेसिटी पे आप प्रॉफिट निकालोगे कितना आएगा? 1 लाख इंटू 10 किया 10 लाख, माइनस 10 लाख, ब्रेक इवन नील। अब प्रपोज में 9 इंटू 2 लाख किया तो 18 लाख, माइनस 15 लाख, 3 लाख। तो यहाँ पे इसको सिलेक्ट करो। मोरोवर क्या है ना, कैपेसिटी बढ़ाने से क्या होता है ना, स्कोप बढ़ता है। अगर थोड़ा सा लॉस हो रहा हो ना तो भी कैपेसिटी बढ़ाकर मार्केट शेयर कैप्चर होगा ना, कोशिश किया जाता है। अगर लॉस भी हो रहा है तो एक व्यू पॉइंट है ये, आप एग्जाम में लिख भी सकते हो अगर चाहो तो। अगर थोड़ा सा लॉस भी सह रहे हैं अगर हम, बट उससे कैपेसिटी बढ़ रहा है और हम सेल कर पा रहे हैं, तो जैसे स्टार्टअप्स में क्या कॉन्सेप्ट है कि लॉस भी हो रहा है बट सेल कर पा रहे हो तो मार्केट शेयर तो कैप्चर हो रहा है ना, तो वो कॉन्सेप्ट भी लगाया जा सकता है। ये मेरा व्यू पॉइंट है, ये इंस्टीट्यूट ने नहीं बोला, सर का व्यू पॉइंट है। इवन इफ देयर इज लॉस, देयर इज अ लॉस इन आफ्टर एक्सपेंशन, but full can be sold, but full capacity can be sold, then also expansion can be undertaken as market share is increasing, as market share is increasing। सारे स्टार्टअप वर्ल्ड का तो यही फंडा है दोस्तों।
है कि नहीं। तो ये सब छोटा छोटा चीज़ है भाई, अगर आप नहीं ध्यान रखोगे तो गड़बड़ा जाएगा। इसलिए मैं आपको अलग से पेशेंटली हड़बड़ा के खाली लिखा हुआ से दिखा नहीं करके लिखवा दे रहा हूँ। ये सब छोटा छोटा नया चीज़ है जिस पे ध्यान जाना चाहिए आपका। अच्छा, नेक्स्ट आ जाओ। रेलिवेंट कॉस्टिंग में भी थोड़ा सा आपको बताना है। एक बार आओ, रेलिवेंट कॉस्टिंग आप देखो। ये तो सीवीपी से जुड़ा हुआ बात हो गया। रेलिवेंट कॉस्टिंग में हम लोग पढ़ते हैं मिनिमम प्राइस निकालना, आपको याद है ना, मिनिमम प्राइस निकालना। तो इसके ऊपर एक थ्योरी क्वेश्चन है जो इंस्टीट्यूट मैट में ना एक जगह छुपा हुआ है। अब क्या है, उतना गौर कोई करता नहीं तो हो गया। सिचुएशन फॉर यूजिंग मिनिमम प्राइसिंग मैंने ये बोला था आपको देखने के लिए, ठीक है। तो आई वॉन्ट यू टू नोट अबाउट इट प्रॉपरली नाउ। सिचुएशन फॉर यूजिंग मिनिमम प्राइसिंग में एक है इंटेंस कंपटीशन, जब माहौल बहुत गर्म है, बाजार बहुत कंपटीशन है। सरप्लस कैपेसिटी, फिर है ओल्ड इन्वेंट्रीज अगर पड़ा हुआ है तो, फिर है स्पेशल ऑर्डर आया है। तो अगर आपको लग रहा है मार्केट शेयर इंप्रूव करना है तो एक बार आप रेलिवेंट कॉस्टिंग से प्राइसिंग कर सकते हो। ओके, दिस इज इट। नेक्स्ट एक और चीज बताना था। एक केस बनता है डिसीजन मेकिंग में, क्वेश्चन आता है जो मैंने आपको बताया था यहाँ पर, सेल करना है, फर्दर प्रोसेस करना है, कि सेल एट सेपरेशन पॉइंट करना है। तो ये चीज़ आपको बताया था, मैं इस पे भी एक नंबर लेके आपको समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। सेल और फर्दर प्रोसेसिंग को लेकर है ये। तो हो सकता है इस चीज़ पे जिस तरह से बात हुई थी उसके हिसाब से नंबर से काम नहीं हुआ ना, तो मज़ा नहीं आया, तो नंबर लेके समझा रहा हूँ। तो एक एग्जांपल है, मान लो कि मेरे पास एक इनपुट है जो एक जॉइंट प्रोसेस में जाता है। उस जॉइंट प्रोसेस से वो ए बी सी नाम का 3 आउटपुट में ब्रेक हो जाता है, तीनों मेन प्रोडक्ट है। सी को फर्दर प्रोसेस करके ही C1 के नाम से बेच सकते हैं, ऐसा सोचो। समझ गए सिचुएशन क्या है, फर्दर प्रोसेस करके ही C1 के नाम से बेच सकते हैं। नाउ पॉइंट इज, यहाँ पे जॉइंट कॉस्ट में मान लो वेरिएबल कॉस्ट लग रहा है 30 रुपीज़ पर यूनिट और फिक्स कॉस्ट आ रहा है 12 रुपीज़ पर यूनिट। किसमें? सी का हिस्सा। दिस इज शेयर ऑफ सी, शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट ऑफ सी। इसी तरह से जॉइंट कॉस्ट को हमने ABC में बांटा तो सी के नाम पे ही आया। फर्दर प्रोसेस करें तो वेरिएबल कॉस्ट आ रहा है 20, फिक्स कॉस्ट आ रहा है 8। के बाद हम सेल कर पा रहे हैं इसको, समझ लीजिए सेल कर पा रहे हैं, समझ लीजिए 45 रुपीज़ में। तो पहला सवाल है कि अगर इफ C इज अ जॉइंट प्रोडक्ट, if C is a joint product, then whether C should be further processed or not, whether C should be further processed or not। देखो, अगर हम आपको ये एग्जांपल नहीं कराते हैं तो आप कैसे करते, हम नहीं कराते तो आप कैसे करते, आप बोलते हैं C का फर्दर प्रोसेसिंग करना है कि नहीं, का डिसीजन हम लेंगे। C का सेल वैल्यू इतना आ रहा है और फर्दर प्रोसेस कॉस्ट इतना लग रहा है, नेट में अगर कुछ रेवेन्यू बच रहा है तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो बस आप जो सोचे वो सही है। जॉइंट कॉस्ट इस केस में इररेलेवेंट है, ठीक है। जो भी जॉइंट कॉस्ट है इस केस में इररेलेवेंट है, वो लग चुका है। फर्दर प्रोसेस का कॉस्ट आप अपनी इच्छा से कर सकते हो, बचा सकते हो, लेकिन ये जॉइंट कॉस्ट आप कंट्रोल नहीं कर सकते। वो तो एक जॉइंट प्रोसेस में आएगा, वो ABC तीनों का ही लगेगा। जॉइंट कॉस्ट इररेलेवेंट है। सेल वैल्यू नेट क्या आ रहा है, नेट सेल वैल्यू क्या आ रहा है, 45 माइनस 20 प्लस 8, तो ये आ रहा है 17 रुपया। तो ये पॉजिटिव है तो फर्दर प्रोसेस करना चाहिए, पॉजिटिव है तो फर्दर प्रोसेस करो, नो प्रॉब्लम। 45 माइनस 20 माइनस 8 करे 17 आ रहा है, करेक्ट। 45 माइनस 28 करने से 17 आ रहा है, नेट सेल वैल्यू बोलेंगे हम इसको। अगर जॉइंट कॉस्ट हमारा इररिलेवेंट है तो नेट सेल वैल्यू 17, करेक्ट। अब इसमें आपसे क्या मिस्टेक हो जाता है ना, अपने एक हड़बड़ में गड़बड़ क्या करते हैं, अपने सोचते हैं
फिक्स कॉस्ट पर यूनिट पे दिया हुआ है, ये भी पर यूनिट पे दिया हुआ है। तो पर यूनिट फिक्स कॉस्ट आपको रेलिवेंट कॉस्टिंग में पढ़ा है कि हमेशा कमिटेड नेचर का होता है। तो आप सोच लेते हैं 8 रुपया पर यूनिट दिया हो तो कमिटेड नेचर का होगा, इसलिए 45 - 20 का अगर वो क्लिक कर रहा है तो गड़बड़ हो जाएगा। हम लोग मान रहे हैं कि सारा फर्दर प्रोसेस कॉस्ट इज अवॉइडेबल, चाहे वो फिक्स्ड हो चाहे वो वेरिएबल हो। सेकेंड एक सवाल है कि मान लीजिए इफ सी इज नॉट अ जॉइंट प्रोडक्ट, तो जी सी एक इंडिपेंडेंट प्रोडक्ट की तरह बन के आया है, तो उसका जो इनिशियल कॉस्ट है वो 30 और 12 वो उसी के कारण है। अगर सी इज नॉट अ जॉइंट प्रोडक्ट तो उस समय हम लोग का सोचने का तरीका क्या हो रहा है, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट जो आपका जॉइंट फिक्स कॉस्ट है और फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट का भी फिक्स कॉस्ट है, ये दोनों का दोनों इररेलेवेंट है, ये अजम्पशन है। इररेलेवेंट बिकॉज दे आर कमिटेड इन नेचर, अज्यूम्ड कमिटेड इन नेचर। अब ये आप बोलेंगे ऐसा क्यों, तो इसका देखिए कोई वैलिड आर्ग्यूमेंट मेरे पास नहीं है अभी, क्योंकि इंस्टीट्यूट का सॉल्यूशन में ऐसे ही समझाया उन्होंने, तो हम बोल रहे हैं कि ये इसलिए इररेलेवेंट है। नहीं तो थोड़ा सा प्रिसाइजली बताया जा सकता है, ठीक है। रियल वर्ल्ड अलग होता है, किताबें अलग होती है, किताबों में एक सिचुएशन बनाया गया है, तो ऐसे इंस्टीट्यूट का सॉल्यूशन में किया हुआ है। तो मैं चाह रहा हूँ कि आप ऐसे ही सीख लें, वरना गड़बड़ा जाओगे आप अपना मन से सोचोगे कि अगर यहाँ पे फिक्स कॉस्ट अवॉइडेबल है तो यहाँ पे भी आप अवॉइडेबल ही सोच रहे होते, तो ये गड़बड़ हो जाता है। तो इस समय नेट सेल्स वैल्यू क्या आएगा, सेलिंग प्राइस आपको मिल रहा है 45 लेस आपका जॉइंट वेरिएबल कॉस्ट आपको लेना है विच इज 30 और जॉइंट फिक्स कॉस्ट आपको लेना है, जॉइंट फर्दर प्रोसेसिंग का वेरिएबल कॉस्ट आपको लेना है विच इज इक्वल टू 20। यहाँ तो यार लॉस आ रहा है 5 रुपये का, ये 5 रुपये का लॉस आ रहा है, इसलिए नेट बेनिफिट में नेगेटिव आ रहा है, इसलिए अपने बोलेंगे भाई साहब ये नहीं करना चाहिए, नेगेटिव है, देयरफॉर नॉट रिकमेंडेड टू फर्दर प्रोसेस, नॉट रिकमेंडेड टू फर्दर प्रोसेस। समझ गए। तो इसमें बड़ा पेचीदा है कि ये आपको समझ के चलना है कि फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट का जो फिक्स कॉस्ट और जॉइंट कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट ऑफ जॉइंट फिक्स कॉस्ट और फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट का फिक्स कॉस्ट, ये दोनों इररिलेवेंट मानना है। और फर्स्ट के केस में जब जॉइंट प्रोडक्ट है तो जॉइंट कॉस्ट दोनों इररिलेवेंट है, बट फर्दर प्रोसेसिंग का दोनों अवॉइडेबल है, यानी कि वेरिएबल प्लस फिक्स दोनों। ऐसा असम्पशन से आपको चलना है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। अब एक और आ रहा है इसी में, कीप और ड्रॉप डिसीजन को लेकर। कीप और ड्रॉप डिसीजन यहाँ पे मैंने आपको पढ़ाया था, इसमें एक बार और ध्यान से देखने का बनता है कि कीप और ड्रॉप डिसीजन में मैंने एक चीज़ आपको लिख के दी थी, आपने उतना गौर नहीं किया होगा। हमने सम किया है इसके ऊपर, कीप और ड्रॉप डिसीजन में हमने सम्स किया है कि अगर क्वालिटेटिव फैक्टर्स से सोचना है तो ये सोचना पड़ेगा एम्प्लॉयज का क्या होगा, उसमें जो थोड़े बहुत कस्टमर आते हैं उनका क्या होगा, सप्लायर से रिलेशन का क्या होगा। और सम्स के हिसाब से हमने ये बताया था कि आपको करना क्या है, बेसिकली जो डिसीजन को ड्रॉप करने का आप सोच रहे हो, उस डिसीजन का, जो डिसीजन को आप ड्रॉप करने का सोच रहे हो, तो उस डिसीजन का आपको उस जिस डिवीजन को आप ड्रॉप करने का सोच रहे हो उस डिवीजन का आपको रेलिवेंट कॉस्टिंग से डिसीजन लेना है कि उसको रखने का फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये आपको समझाया था। बट मान लीजिए उसको थ्योरी में लिखने बोल दे तो कैसे लिखेंगे, कीप और ड्रॉप डिसीजन कैसे लेते हैं अगर ये थ्योरी आ जाए। तो थ्योरी में 2 पार्ट होता है, देखो मैंने कमेंट के एंगल से बता दिया था, एक प्रैक्टिकल एंगल से जो फाइनेंशियल व्यू पॉइंट है उसका थ्योरी कैसे लिखेंगे। नॉन फाइनेंशियल का व्यू पॉइंट तो ऊपर में बता दिया था, क्वालिटेटिव फैक्टर्स आपने बोल दिया, ठीक है वो करेक्ट है। इसके ऊपर हमने डायरेक्ट सम्स कर दिया था बट थ्योरी नहीं लिखा ना, तो इसके ऊपर अगर थ्योरी आ गई तो कैसे लिखोगे, हाउ विल यू राइट द थ्योरी। तो थ्योरी कैसे लिखना है, आप बोलेंगे देखिए कि अगर हम कोई डिवीजन को बंद करते हैं तो मेरा उस डिवीजन का खर्चा बचेगा, तो इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ द डिवीजन टू बी ड्रॉप्ड, जिसको बंद करने का बात हो रहा है, टू बी ड्रॉप्ड, खर्चा बचेगा उसका। अगर उसका खर्चा उसके रेवेन्यू से ज़्यादा है, इंक्रीमेंटल रेवेन्यू फ्रॉम द डिवीजन इफ कंटिन्यूड फ्रॉम द डिवीजन जो आ रहा है, मान लीजिए एक डिवीजन है एक्स, उसका
और सेल्स रेवेन्यू 50 है, और एक वाई है जिसका सेल्स रेवेन्यू 100 है, बट उसका वेरिएबल कॉस्ट और अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट मान लीजिए यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 10 है, तो ये तो प्रॉफिटेबल है, बट यहाँ पे 80 और ये 50 है, तो ये आपका लॉस में जा रहा है। तो हम लोग को लग रहा है कि डिवीजन वाई बंद कर देना चाहिए क्या? तो वाई का जो डिवीजन है उसका इंक्रीमेंटल कॉस्ट है 130 और उसका रेवेन्यू मात्र 100। तो कॉस्ट अगर ज़्यादा है, इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ द डिवीजन टू बी ड्रॉप्ड इज ग्रेटर देन द रेवेन्यू, तो आप क्या बोलोगे भैया? खर्चा ज़्यादा है, कमाई कम है, तो ड्रॉप कर देना चाहिए। बट ड्रॉप करते वक्त क्वालिटेटिव फैक्टर्स का ध्यान रखना पड़ेगा। विथ क्वालिटेटिव फैक्टर्स आपको ध्यान रखना है कॉमेंट ट्रक में। फिर एक और बोलना है, इंक्रीमेंटल कॉस्ट अगर इक्वल टू रेवेन्यू है तो फिर सिर्फ क्वालिटेटिव फैक्टर्स ही सोचना है। मतलब अब डिसीजन नहीं दे पा रहे, क्वालिटेटिव फैक्टर्स को खाली देखो क्योंकि बात बराबर ही है। ओनली क्वालिटेटिव फैक्टर्स विल डिसाइड, क्वालिटेटिव फैक्टर्स विल डिसाइड। देखो ये थ्योरी की तरह नहीं लिखना आएगा ना, सम कर देंगे हम, क्वेश्चन दीजिए हम कर देंगे, बट लिखना कैसे? तो इंक्रीमेंटल कॉस्ट यदि लेस देन इंक्रीमेंटल रेवेन्यू है तो उस समय हम लोग क्या बोलेंगे? उस समय हम लोग बोलेंगे कंटिन्यू करना है, कंटिन्यू करना है। बट अगर बंद करने के कारण कोई क्वालिटेटिव फैक्टर्स है तो उसको भी ध्यान रखना है, कीप बट क्वालिटेटिव फैक्टर्स विल डिसाइड। हो सकता है कोई ऐसा फैक्टर होगा कि बंद करने से सही रहेगा, कौन सा क्वालिटेटिव फैक्टर वो हमको नहीं पता। क्वालिटेटिव फैक्टर्स को भी हर केस में लिख देना है, बट ये थ्योरी में लिखने को नहीं बनता है। अगर आ जाए तो इंस्टीट्यूट बोलता है भैया तुम पूरा मेरा मैट रटा के आओ, हम अपना प्रैक्टिकल से भी क्वेश्चन ऐसा बना देंगे जो थ्योरी की तरह पूछेंगे, बवाल हो जाएगा भाई साहब। इसलिए मेरे को रिस्क नहीं लेना था, इसलिए मैंने आपको सारा चीज़ बता दिया, इसका भी जितना भी ज्ञान था। ओके, आई होप आपको फ़ायदा हुआ हो।